नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है बस थोड़ी सी बेवफाई और इसकी राइटर है अब्दुल अज़ीज़ शहज़ाद। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। रात भीग रही थी, फ़िज़ा में खनकी बढ़ चुकी थी। लॉन की दरख्तों के तनों के गिर्द लिपटे बरकी कुमकुमे कोहर में धुंधले पड़ गए थे। शादी का हंगामा दुल्हन रुखसत होते समय अपने आंचल से बांध कर ले गई थी और अपने पीछे ये उदासी, ये कोहर आलूद तन्हाई और दिलनगार खामोशी छोड़ गई। दाऊद खान लाउंज के सफ़ेद और काले दबीज सोफ़े पर यूँ ठुस सा बैठा था, गोया उसके जिस्म में जान ही बाकी न बची हो। और इसमें कोई शक बजा नहीं था कि उसकी इकलौती दुख्तर रोशनी वाकई उसकी जान, उसका महवरो मकसूद हयात थी। वो एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी का हामिल शख्स था। बाल अब तक काले थे, इनमें कहीं कहीं सफ़ेदी झलकती थी। उसकी चमकती आंखें इस वक्त भीगी हुई थी। पता नहीं ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं। उसने अपने बाएं हाथ की पहली उंगली की पुष्ट से आंखों की हदूद और उसकी मजबूती का भरम तोड़ते आंसू को झटका। तब उसकी निगाह अपने बेडरूम से बरामद होती अपनी बीवी पर पड़ी। वो अकेली होती तब वो ना चौंकता। उसके साथ उसका ब्राउन सूट केस भी था। वो बेसाख्ता एक झटके से उठकर बेताबाना उस तक आया। ये क्या? उसने तहीर से कहना शुरू किया। उम्मीद, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? और उम्मीद ने ना सूट केस का हैंडल छोड़ा, ना उसकी तरफ देखा, बस इतना बोली, मेरा काम बस यहीं तक था दाऊद। अमानत हकदार को बाहिफाजत पहुँच गई, सो मेरा काम मुकम्मल हुआ। मगर तुम कहाँ जा रही हो और क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम नाराज़ हो मुझसे? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसके कंधे थामकर बेकरारी से पूछने लगा। अब की बार उम्मीद ने निगाह उठाई। उसकी आंखों में आंसू ज़्यादा थे या शिकवे, दाऊद अंदाज़ा न कर सका। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई थी आज से 14 साल पहले, और गलती की तलाफ़ी तो खुद ही करनी पड़ती है, उसने बेबसी से रोते हुए कहा। उम्मीद, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया और उसके हाथ से सूटकेस गोया छीन कर रखा और डपट कर उससे पूछने लगा, बताओ क्या बात है? आखिर इस तरह नाराज़ होकर घर से जाने का क्या मतलब है? मतलब मैं बता चुकी हूँ तुम्हें। मेरा फ़र्ज़ मनसबी मुकम्मल हुआ। अब इस घर में मेरे मज़ीद रुकने का क्या जवाज़? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, उसके कदमों की तरह। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ से क्यों जाओगी? दफ़तन उम्मीद हज़ियानी अंदाज में उसके हाथ झटक कर चिल्लाई, नहीं है ये मेरा घर, ना रोशनी, ना तुम, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं बेवकूफ़ थी जो आज तक इसी शराब के पीछे दीवाना वार दौड़ती चली आई। वो उस बुरी तरह बिखरी थी कि दाऊद से संभाली नहीं जा रही थी। उम्मीद, मेरी जान, होश करो, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे बताओ। वो उसे बाजुओं के हल्के में लेकर फचकारने लगा। उम्मीद ने तनफुर से उसे परे धकेला। नहीं दाऊद, मैं अब तुम्हारी झूठी मोहब्बत की पुरफरेब बातों के जाल में नहीं उलझ सकती। अच्छा हुआ जो मेरी हैसियत मुझ पर तुम्हारी ही ज़बानी आशिकार हुई। कोई और कहता तो मुझे यकीन नहीं आता, मगर तुम पर तो मुझे आज भी खुद से ज़्यादा यकीन है। वो शिकस्तगी से फिर रो पड़ी। दाऊद बुरी तरह झुंझला गया। क्या बेकार का तमाशा खड़ा कर रही हो? सारे नौकर अभी यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, आखिर पता तो चले कि हुआ क्या है। खूब, वो तंजिया मुस्कुराई, मगर आंखों से मतवातिर आंसू गिर रहे थे। तुम चाहते हो कि कत्ल भी कर दो और चर्चा भी ना हो? शट अप, वो दरश्ती से उद्धाड़ा। तमीज़ से बात करो और सीधी तरह बता दो कि मामला क्या है। उसकी बर्दाश्त की हद यहीं तक थी, और फिर वो कोई दिया तो थी नहीं कि जिसकी बदतमीज़ी भी वो सर आंखों पर संभाल रखता। वो जहर खंद होकर बोली, मामला ये है कि जिस मकसद के लिए तुमने मुझे अपनाया था वो पूरा हुआ, लिहाजा अब मेरा यहाँ मज़ीद रहना बेमायनी है। ये तुमसे किसने कहा? वो तेज़ लहजे में पूछने लगा। तुमने, वो बड़े सुकून से बोली। तूफ़ान की तबाहकारी के बाद का सुकून? मैंने, दाऊद इस्तजाब से बोला। हाँ तुमने, लिखा है तुम्हारी डायरियों में, चाहो तो जाकर देख लो, अगर भूल गए हो तो, वो सपाट लहजे में बोली। तभी बाहर गेट पर किसी गाड़ी का हॉर्न गूंजा और उम्मीद ने दोबारा सूटकेस उठा लिया। घर से निकलते उसने एक अलविदाई नज़र करके दरो दीवार पर डाली, जो उसके अपने कभी थे ही नहीं, मगर यह सच्चाई उस पर आज आशिकार हुई थी। तो तुम्हारी आंखों में तिल है दाऊद? दिया ने चावल खाते हुए चमचा प्लेट में रख दिया और हैरत तमेज़ तासुब से बोली, होगा, कभी गौर नहीं किया? उसने अपने सामने रखी डिशी से भरपूर इंसाफ करते हुए लापरवाही से कंधे अचकाए। वो और दिया उस वक्त लंच करने ऑफिस के करीबी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आए थे। ओह मेरे खुदा! दिया ने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया और अजियत तमेज़ अंदाज में नीचे देखते हुए अपना सर नफ़ी में हिलाने लगी। क्या हुआ? फिर सर दर्द? दाऊद ने यखलक खाना छोड़कर उसकी जानिब फिक्रमंदी से देखा। चलो उठो।
फ़ौरन डॉक्टर के पास चलो। वो उठने लगा। मुझसे कैसे चूक हो गई, मेरा ध्यान तुम्हारे दिल की तरफ कभी क्यों नहीं गया है? ये क्या बोल रही हो? वो हैरत से बोला। प्लीज़। दिया हाथ के इशारे से उसे टोकती हुई बोली। मैं इस वक्त घर जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। वो अपना हैंड बैग उठाते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मगर ऐसे कैसे? अरे बात तो सुनो भाई, हुआ क्या? मगर दाऊद की बात सुने बगैर वो रेस्टोरेंट से बाहर जा चुकी थी। वो हक्का बक्का रह गया। दिया सुब्तीन अपने धीमे धीमे सुलगते नाम के बरक्स भड़कता शोला थी। वालिदैन बचपन में गुजर गए थे। खालन अपने 6 बच्चों के साथ खुदा खौफी के तहत उसे जैसे तैसे पाल ही लिया था। अगर 2 वक्त की रोटी खिला देना और छत का आसरा फराहम करना तबाही पालना कहलाता है तो वाकई उसे उसकी खाला ने पाला था। बाकी तन ढांपने के लिए उतरन भी मिल जाती थी और खेलने के लिए टूटे खिलौने भी। फिर पता नहीं कब उसने अपना हक मांगना सीख लिया था। सरकारी स्कूल में दिल लगा कर पढ़ती थी। बड़ी जमातों में आई तो अपनी किताबों वगैरह का खर्चा ट्यूशन पढ़ा कर पूरा करने लगी। इसमें से कुछ बचता तो अपने छोटे मोटे दूसरे अखराजात भी निकाल लेती। खाला को उसकी ज़ात की परवाह अब इतनी नहीं रही थी कि उनकी शादी के लायक 4 बेटियां ही उनकी फिक्रात का महवर बनकर रह गई थी। वो बड़ा सुहाना दिन था कि जिस दिन वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। दाऊद खान ऊंचा लंबा गोरा चिट्टा घने स्याह बालों और ख्वाबदीदा आंखों वाला खूबरू संजीदा बुर्दबार और लिए दिए रहने वाला नौजवान था। वो मिजाजन रवायती मर्द था। सारा ख़ानदान पेशावर में आबाद था। वो पढ़ाई के घर से यहाँ आया था। उसे चीख चीख कर बातें करने वाली लड़कियाँ सख्त नापसंद थी। उसके ख्याल में लड़कियों को सबक खराम नदी की तरह होना चाहिए था, ना कि चढ़े हुए चिंगारते दरिया की मानित मुँह जोर। मगर क्या किया जाए, अक्सर जो चीज़ तबीयत को नहीं भाए वो दिल को भा जाती है। शायद दिल इंसान का असली दुश्मन है। जब मैंने आपसे कल ही फरमा दिया था कि कल यानी आज मैं नुस्खा हाय वफा इशू करवाऊंगी, तब आपकी हिम्मत कैसे हुई इस किताब को किसी और को देने की? वो पिंक कॉटन की कमीज़ ब्लू जीन्स में मलबूस सफ़ेद ऊनी शॉल कंधों के गिर लपेटे, एक हाथ कमर पर टिकाए और दूसरा हाथ नचा नचा कर लाइब्रेरी इंचार्ज से उलझ रही थी। इंचार्ज की मोटी इंसो और काली कमानी वाली भारी भरकम ऐनक नाक की नोक पर टिकी हुई थी, जबकि उसकी आंखें दिया पर नागवारी से मरकूज थी। देखिए मोहतरमा, ये लाइब्रेरी है। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ आहिस्तगी से गुफ्तगू करें। दोम ये कि गुफ्तगू तमीज़ के दायरे में हो। सोम मगर बात मुकम्मल करने की हसरत उसके दिल में फड़फड़ा कर रह गई थी और लब महज थर थरा कर भाड़ में गया। दोइम सोइम, मुझे किताब चाहिए जब मैं आपसे कह गई थी। अब की बार इंचार्ज ने उसकी बात नहायत बेदर्दी से अर्ज की थी। क्या आपने उस लाइब्रेरी के जुमला हकूक अपने नाम करवा लिए हैं जो मुझसे इस लहजे में गुफ्तगू फरमा रही हैं आप? जाइए, नहीं देता मैं आपको किताब, तब आप क्या कर लेंगी? वो भुना गया था। अरे वाह, उसने लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाया। देखती हूँ कैसे नहीं देते। जाओ और अच्छी तरह देख लो। वो जहरियत से बोला। सर प्लीज़ मामला ख़त्म करें। दिया की सहेली मोना ने, जो दौरान लड़ाई उसके साथ ही इस्तादा थी, झगड़ा बढ़ते देखकर मदाखलत की। चलो अब तुम यहाँ से, क्यों अपनी शामत बुलवानी है? वो उसे खींचती हुई बोली। मगर इन्होंने कल मेरे कहने पर इत्मीनान से गर्दन क्यों हिलाई थी? वो रोहान से लहजे में बोली। अंदाज शिकायती था। मेरी माँ ने झलाकर उसके सामने हाथ जोड़े। हो गई इनसे गलती, अब माफ़ करो। मुझे नोट्स बनाने थे, अब क्या करूँगी? आंसू बह निकले। ओफो, रेडीमेड नोट से काम चला लेना। वो जी चोकर बोली। कभी नहीं। उसने बच्चों के से अंदाज में पैर पटके। ये ले। माँ कोई उसके अकब से बोला। वो बेसाख्ता बोली। और ख़त्म करें ये तमाशा। आपको इतना एहसास भी नहीं कि ये लाइब्रेरी और यहाँ आप इस कदर हंगामा बर्पा किए हुए हैं। दाऊ ने किताब उसके हाथ में ज़बरदस्ती थमाते हुए दुरुस्त लहजे में झाड़ भी पिला दी। मगर दिया ने उसकी डांड या झाड़ जो कुछ भी था का बुरा कतई नहीं माना, उल्टा उसकी शुक्रगुजार हुई। थैंक यू सो मच। उसकी आंखों की जगमगाहट और लबों की मुस्कान दीदनी थी और वो देख रहा था यकटिक बिना पलक झपके। क्यूपिड के तीर वाली बात अगर सच है तो वो उसके तीर का घायल हो चुका था। नोट सच्चे बन गए थे। सो दिया का मूड भी बेहद खुशगवार हो चला। लाइब्रेरी वाले वाक़ये को पूरे 5 रोज़ गुजर चुके थे, मगर फिर भी उसने जाकर इंचार्ज से माजरत चाही। उन्होंने भी कोई मोटी सी किताब पढ़ते पढ़ते गर्दन खफीफ से हिलाकर माजरत कबूल कर ली। किताब उसे दाऊद ही को शुक्रिया के साथ वापस करनी थी। सुबह उसे पूरी जामिया में ढूंढती फिरी। वो कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ मिला। दिया बेधड़क उस तक चली आई। ये ले अपनी किताब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे ये किताब ना देते तो मैं अपने नोट्स कभी ना बना पाती। सारे लड़के आंखों ही आंखों में एक दूसरे को मायने खेज इशारे करने लगे। दाऊद ने जल्दी से किताब पकड़कर उसे टालना चाहा। इट्स ओके, इसीलिए रूखे लहजे में बोला था।
मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, उसने खलूस से कहा था। लड़कों को खनकारते खनकारते गोया खांसी का दौरा सा पड़ गया और दाऊद को गुस्से कहा, बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, अब जाओ यहाँ से, उसने इस बार झिड़क कर कहा था। उसकी जिगर जिगर करती आंखों में पहले तही, इसके बाद मोटे मोटे आंसू उभरे और वो उन्हें जब्त करती पलट गई। क्या बात है भाई तेरी शहजादे, पूरी यूनिवर्सिटी में किसी लड़के को मुंह नहीं लगाती, मानना पड़ेगा तेरी जहानत को। कैसे इसे राम किया है कि तेरे काम आने को मरी जा रही है। आमिर लफंगेपन से बोला तो वो भड़क कर उठ खड़ा हुआ। जबान संभाल कर बात करो आमिर, हर लड़की को एक ही खाने में फिट करने की कोशिश मत किया करो। वो कहकर रुका नहीं, लंबे लंबे डग पड़ता कैंटीन अबूर कर गया। ओए होए, सबने एक बार फिर आंखें नचाई। गोया ये बात है, 3 दिन हो गए थे वो यूनिवर्सिटी नहीं आई थी और दाऊद को लगता था जैसे ये 3 दिन नहीं 3 सदियां गुजर गई हूँ। हर मंजर अधूरा और बेजान मालूम हो रहा था। रगों पैर में लहू नहीं, बेचैनी दौड़ रही थी तो सीने में कुछ सुलग रहा था। क्या ये वो जानने से कासिर था। चौथे दिन कहीं जाकर उसकी सूरत दिखाई दी तो मंजर मुकम्मल और जानदार महसूस हुआ। रगों पैर में सरूर और सीने में ठंडक, आंखों में रोशनी, और वो दीवाना वार उसकी जानिब दौड़ा। दिया, तुम कहाँ थी? उसने कुछ ऐसी तड़प से पूछा कि वो मुतही रह गई। फिर संभल कर बोली, तुमसे मतलब? वो सोचने लगा कि अब क्या कहे। अपनी बेकरार रातों का अहवाल अगर उसे यूं ही सरेराह बन सुना दिया तो क्या वो यकीन करेगी? फिक्र थी तुम्हारी कि तुम कहाँ हो, वो खुद पर काबू पाकर बोला। वो जो ठहर गई थी फिर चलने लगी। वो उसके हमकदम था। मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपनी फ़िक्र करने को काफ़ी हूँ, उसने सर झटक कर इज़्मलाल से कहा। तो दाऊद का दिल तड़प कर रह गया। बुखार था और सर में दर्द भी। गालबन ज़्यादा देर नाराज़ रहने वालों में से नहीं थी। ओहो, वो तशवीश से बोला। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर के पास जाकर उसकी फ़ीस अदा करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अपने तौर पर दवा ले ली थी, वो तल्खी से बोली। और दाऊद का दिल तासुफ में डूब गया। दूसरे दिन यूनी ऑफ होने के बाद वो उससे मिला। वो स्टॉप पर खड़ी थी। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? उसने तीखे लहजे में पूछा। वो गड़बड़ा गया। वो अपने तौर पर मोहब्बत की इब्तदाई मनाजिल तय कर बैठा था, मगर उसमें आज तक दिया को कुछ बताने की हिम्मत नहीं आ सकी थी। तुम सचमुच बताओ दाऊद, आखिर मुझे समझ क्या रहे हो? क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी लड़की? ओह शट अप प्लीज़, अब तुम मुझे ऐसा वैसा समझ रही हो, वो उंगली उठाकर तनबीह करने वाले अंदाज में बोला। मैं तो एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मगर हमारी दोस्ती कब हुई? उसने तमस्कुर से कहा। नहीं हुई तो लो, आज और अभी, बल्कि इसी वक्त मैं तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। उसने वाकई हाथ बढ़ाया। 2 मिनट तो दिया उसे यूं देखती रही, गोया जांच रही हो। फिर इसके बाद दिया ने उसका हाथ थाम लिया था, कभी न छोड़ने के लिए। दाऊद ने उसे ले जाकर डॉक्टर को दिखाया, दवा दिलाई। वो मना करती रही, मगर उसने क्या दोस्त होने के नाते मेरा इतना फ़र्ज़ भी नहीं कहकर उसे खामोश करवा दिया। फिर आराम करने और घर पर रहने का मशवरा देने लगा। दाऊद प्लीज़ मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, मैं इन रवैयों की आदी नहीं हूँ। उसकी आवाज़ भीग गई। क्यों? क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा ख्याल नहीं करते? वो यही समझ सका। वो मेरे बचपन ही में फौत हो गए थे, मुझे मेरी खाला ने पाला है। वो गर्दन मोड़कर गाड़ी से बाहर देखने लगी। ओह आई एम सॉरी। वो शर्मसार सा हुआ था, फिर बोला तो लहजा शरीर था। अगर आज तक तुम्हारा किसी ने ख्याल नहीं रखा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई आइंदा भी न रख सकेगा। क्या पता, मुझे अपनी किस्मत पर कुछ खास भरोसा नहीं। अरे बाप रे, इतनी कनूतियत! वो दांतता उसका ध्यान बटा रहा था। इसे कनूतियत नहीं, हकीकत पसंदी कहते हैं, जो तुम जैसे पैदाइशी खुश नसीब की समझ में आसानी से आएगी नहीं। गाड़ी यहीं साइड पर रोक दो, यहाँ से मैं पैदल ही घर जाऊँगी। तुम्हारी गाड़ी से अगर किसी ने मुझे उतरते देख लिया तो मेरे किरदार पर 100 बातें बनाएंगे। दाऊद का फाइनल सेमेस्टर नज़दीक था तो वह सब कुछ पसे पुश डाले पढ़ाई में मुनहमिक था। अपने डिपार्टमेंट की सीढ़ियों के साथ बनी संगी बेंच पर बैठा रज़ा के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी वो आन धमकी, खूब यहाँ पढ़ाइयाँ की जा रही है, इतने दिन से हाल पूछने की भी तौफीक नहीं हुई तुम्हें। उसने अपने अजली लड़ाका अंदाज में कमर पर हाथ टिकाया। रज़ा अजहद दिलचस्पी, जबकि दाऊद ने फाड़ खाने वाले अंदाज में उसे देखा। मैं इस वक्त बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। वो उसे उसका लहजा सब कुछ नज़रअंदाज करता दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जे हो गया। बाद में मैं बिज़ी हो जाऊँगी, बात अगर होगी तो इसी वक्त होगी। वो अकड़ कर बोली। आराम से बैठ जाइए ना आप, फिर बातें करें। रज़ा अपने पहले नोट समेटता बड़ी खुश इखलाकी से उसके लिए जगह बनाने लगा। मैंने कहा ना, अभी जाओ यहाँ से। इस बार दाऊद ने आंखें निकाली और तमाम लिहाज बलाए ताक रखकर उसे झिड़क ही दिया। आइंदा मेरे पीछे आए तो मुंह तोड़ दूंगी, वो रूहान से लहजे में घुंसा लहरा कर बोली और मुड़कर चली गई।
क्या है, सुन तो लेते कि आखिर वो क्या कहना चाह रही थी। रज़ा दाऊद के रूड रवैये का बेहद बुरा मनाया। वो कुछ ना भी कहे तो तब भी मेरा दिल उसके दिल की हर आवाज़ सुन लेता है। दाऊद ने दिल ही दिल में कहा, मगर ज़बान पर यह जुमला था, छोड़ो इसे। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सब मेरी ही गलती है, उसने सू सू करते हुए दिल गिरफ्ती से कहा। वो इस वक्त अपने मखसूस स्टॉप पर खड़ी घर जाने वाली वैगन का इंतज़ार कर रही थी। तभी दाऊद ने उसे जा लिया और लगा मिन्नत करने के एक बार वो उसकी बात तो सुन ले। मैंने ही तुम्हें समझने में संगीन गलती कर दी। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे दोस्ती का ऐलान सबके सामने बबांग तहल कर सके। वो जर्द रंजी से बोली। स्टॉप से रश तकरीबन छट चुका था। इक्का दुक्का मौजूद लोग उन्हें बड़ी मशकूक नज़रों से देख रहे थे। दाऊद जैसे संजीदा मिजाज इंसान के लिए खासी ऑकवर्ड सूरत हाल थी, इसलिए वो झुंझलाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, बाकी का रोना धोना गाड़ी में बैठकर कर लेना यार, यहाँ से तो चलो। नहीं चलूँगी तुम्हारे साथ, वो भड़क कर चिल्लाई। अच्छी बात है, वो गुस्से से बोला, फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती घसीट कर गाड़ी में डाल लूँगा और लोग मुझे अगवाकार समझकर पीटने से भी दुरेग नहीं करेंगे और इसके बाद हवाला पुलिस कर दिया जाएगा। यही चाहती हो ना तुम? और दिया ने मजीद कुछ कहे बिना ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और दाऊद का जी चाहता था कि वो अपने ही बाल नोच डाले। चलो, उसने रोने के दरमियान ज़रा तवक्कुफ़ करते हुए कहा था और दाऊद एक सेकंड में ज़ाया किए बगैर फटाफट गाड़ी में आ बैठा। अब वो रेस्टोरेंट में बैठी, उस पर इल्ज़ामात की बौछार किए जा रही थी। तुम सबके सामने मुझे दोस्त की हैसियत से मुतारिफ़ करवाने में शर्मिंदगी महसूस करते हो। मैंने बारहा महसूस किया, तुम सबके सामने मुझसे यूँ अनजान बन जाते हो, गोया मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। हाँ तो ठीक ही है ना, मेरा मामूली हुलिया तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनता होगा। कहाँ तुम इम्पोर्टेड कपड़े पहनने वाले? मैं लोकल कपड़े पहनता हूँ, उसने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते हुए टोका। अच्छा, वो हैरान हुई। खैर, तुम अपनी बात जारी रखो, उसने शाहाना तरीके से हाथ उठाकर इजाज़त दी। मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ? उसके अंदाज पर तुलमला गई। अरे क्यों? वो बौखला गया। अब मैंने क्या किया? मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ और तुम? उसने ताज्जुब से हौंक बने दाऊद को देखा, फिर मायूसी से नफ़े में सर हिलाकर उठने लगी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, बैठो। दफतन दाऊद ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपने सामने बिठाते हुए कहा। और अब तुम गौर से सुनो। उसका लहजा इतना गमगीर था कि वो मकानकी अंदाज में दोबारा बैठ गई। वो बोलने लगा, जब मैंने पहली बार तुम्हें लाइब्रेरी में इंचार्ज से झगड़ते देखा तो सच पूछो तो तुम मुझे बहुत बुरी लगी। तुम्हें मुझे यूँ चीख चीख कर बोलने और बात पर मरने मारने पर तुल जाने वाली लड़कियां बेहद बुरी लगा करती हैं। मगर वो रुका और जैसे मुनासिब तरीन लफ्ज़ों का इंतखाब करने लगा। दिया न समझने वाले अंदाज में उसकी तमहीद सुन रही थी। मगर फिर न जाने क्या हुआ, तुम मुझे बेतहाशा अच्छी लगने लगी, इतनी अच्छी कि जी चाहता है तुम्हें दुनिया की नज़रों से छुपा कर कहीं महफूज कर लूँ। उसकी आंखें लो दे रही थी और अल्फाज जैसे भी रहे हो उनसे सच्चाई शफाफ मोतियों की तरह दमक रही थी। दिया दम खुद रह गई। क्या हुआ? क्या सो गई हो? दाऊद ने उसकी ठहरी हैरान आंखों के आगे चुटकी बजाई। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? कुछ देर बाद उसके लब वाह हुए। जी हाँ, दाऊद का जी चाहा वो अपना सर पीट ले। पहली लड़की देखी थी जो इजहार मोहब्बत पर शर्माने लजाने के बजाय उल्टा सवाल कर रही थी। मैं यकीनन यही कह रहा हूँ, अगर मोहब्बत करते हो तो सबके सामने मुझसे बात करने से कतराते क्यों हो? आंखें निकालकर तफशीशी अंदाज मैं अपने और तुम्हारे ताल्लुक़ को तमाशा नहीं बनाना चाहता, वो संजीदगी से बोला। और उसने देखा अब की बार वो खुलकर मुस्कुराई थी, बिना किसी फ़िक्र और ख़दशे के। फिर वो दोनों इतनी तेज़ी से नज़दीक आए कि खुद ही हैरान रह जाते। दाऊद खान एक सीधी सादी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता आया था, जबकि दिया का मामला उल्टा। उसकी ज़िंदगी न सीधी सादी थी और ना बेहतरीन, और जो दाऊद की सूरत में उसे खुशी मिली थी तो न जाने क्यों उसके दिल में ये खौफ जोंक की तरह चिमट गया था कि हो न हो ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पर जल्द या बदीर ये खुशी भी उससे छिन जाएगी। दाऊद उसके वहमों पर हंसता, उसका मजाक उड़ाता। वो ज़्यादा फिक्रमंद होती तो अपनी वफ़ाओं का यकीन दिलासे देता। दिन पर लगा कर उड़ गए और दाऊद का फाइनल सेमेस्टर आन पहुंचा। उसने पेपर्स दिया और इख्तिताम पर अपने घर रवानगी की ठानी। दिया से अलविदाई कलमात मुलाकात के लिए आया। यहाँ उसके वहीं खदशे, हमेशा के लिए जा रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम वहीं अपनी किसी कज़न से शादी कर लोगे और लौट कर नहीं आओगे। वो सीने पर हाथ बांधे मुंह फुलाए पेश गोइयाँ कर रही थी। हैरत अंगेज़, वो बुरी तरह चिढ़ गया, मगर बज़ाहिर दिलचस्पी से पूछने लगा, कब सीखी तुमने एस्ट्रोलॉजी? बताया भी नहीं। अच्छा खैर मज़ीद बताओ। मैं मुस्तकबिल करीब में और क्या क्या करने का इरादा रखता हूँ? मजाक उड़ा रहे हो? उसने झील जैसी आंखें उठाकर उसे शिकवा कुना निगाहों से देखा।
यार अब रोना शुरू मत कर देना, तुम क्यों फजूल बातें सोचती रहती हो। और उसने भल भल रोना शुरू कर दिया। दाऊद ने बेचारगी से उसे देखा। यार दिया, पब्लिक प्लेस है, तुम्हारे आंसू भी साफ नहीं कर सकूंगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं यार, वो लाचारी से बोला। उसने कुछ इतने गैर रोमानवी अंदाज में रोमानवी बात की थी कि दिया बेसाख्ता हंस पड़ी। ये हुई ना बात, उसका दिल शाद हो गया। वो मुस्कुराकर बोला, तो लहजा मजबूत था। अपने दिल से वहम निकाल दो दिया, दाऊद खान ने तुम्हें ज़बान दी है कि वो मर जाएगा, मगर किसी कीमत पर भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने देगा। मैं यकीन रखती हूँ तुम्हारे जज्बों की सदाकत पर, वो बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ कर बोली। मगर इस दिल का क्या करूँ, पागल समझता ही नहीं। उसकी आवाज़ में मासूम सी बेचैनी थी। छोड़ो दिल को, इसके हाल पर और बताओ मुझे, मैं पेशावर से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? दंदासे के अलावा जो जी चाहे, वो मुकम्मल संजीदगी से बोली। दाऊद खुलकर हंस पड़ा। पढ़ाई ख़त्म, अब आगे का क्या सोचा है? वो सुकून से माँ की आगोश में सर रख के आंखें मूंदे हुए था। तभी माँ ने बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए सवाल किया, जॉब और क्या? वो इत्मीनान से बोला। माँ शफकत से मुस्कुराई, और शादी? शादी नहीं करनी क्या? आप इसहाक की कर दे। उसने खुद से छोटे भाई का नाम लिया। है बेवकूफ़, माँ ने प्यार से सर पर चपत रसीद की। वो भी छोटा है, पहले तेरी होगी, फिर देखना, लड़की की यही तो उम्र होती है अपने घर जाने की। जरीना कितनी फ़िक्रमंद रहती है सबीका के लिए। पहले लोगों की मुस्कुराहट गायब हुई, फिर आंखें पट से खुली। इसके बाद वो खुद एक झटके से उठ बैठा और बड़ी फिक्रमंदी से उन्हें देखने लगा। सबीका, उसका यहाँ क्या जिक्र? वो समझ नहीं सका। क्यों? माँ के तेवर बिगड़े। फिर और किसी का जिक्र होगा, बचपन से तेरे नाम पर बैठी है, और कितना इंतज़ार करवाऊँ मैं अपनी बहन को। दाऊद को लगा जैसे उसने कोई हिमालय उस पर लाद दिया हो। वो बुलबुला कर बोला, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो उठ खड़ा हुआ। खाना ख़राब, माँ गुस्से से बुड़बुड़ाई। उसका सुर्ख सफ़ेद आतिश हो गया था। फिर किससे करेगा? और दाऊद ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी सिचुएशन से दो चार होना पड़ेगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहा था कि वो यूं दिया का जिक्र अपनी माँ से करेगा, मगर क्या करता, करना ही पड़ा। मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, दिया नाम है माँ, वो बहुत अच्छी है, बहुत मासूम लड़की है। आप उससे मिलेंगी तो वो सोने के भी हो तब भी मुझे कबूल नहीं। मेरी बहू अगर कोई बनेगी तो वो सभी का ही होगी, लिख लेना मेरी इस बात को। ये अजीब बात है, करने पढ़ाइयाँ जाते हो और लेकर बीवियाँ लौटते हो, मगर याद रखना तूने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने साफ जता दिया। दाऊद ने अंदाज़ा परेशानी महसूस की थी। फ़िलहाल वो जैसे तैसे शादी के जिक्र और सबीका के लिए माँ की फ़िक्र दोनों से बमुश्किल जान छुड़ाकर वापस कराची लौटा था, और यहाँ एक मल्टीनेशनल फर्म में जॉब कर ली। वह मुतफक्किर था और मुस्तरिब भी। दिया ये बात महसूस किए बिना न रह सके। उसने अपनी बातों के दरमियान दाऊद से बारहा सवाल किया था, क्या हुआ? इतने परेशान से क्यों लगते हो? वहम है तुम्हारा। वो साफ टाल गया। अपनी माँ की ख्वाहिश और मुतालबा उसको बताकर वो अपनी परेशानियों में इजाफा नहीं करना चाहता था। नहीं, बताओ मुझे, वो हठधर्मी से बोली। तो वो गुस्से में आ गया। क्यों एक बात के पीछे पड़ जाती हो? मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी बचकाना आदतों से। वो इस बार बिल्कुल खामोश रही, और उसी खामोशी से फ़ोन बंद करके स्विच ऑफ कर दिया। अरे, उसने बेहद हैरानी से फ़ोन कान से हटाया। एक बार, दो बार, तीन बार उसका फ़ोन मुसलसल पावर ऑफ की गर्दान करता रहा। दाऊद ने झुंझलाकर फ़ोन दीवार पर दे मारा था। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ जो तुम्हें हर्ट किया। तुम जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगी। अगली सहर पैर 3 बजे जब वो बेदिली से अपने ऑफिस में बैठा किसी फाइल पर काम कम और गलतियाँ ज़्यादा कर रहा था, तब उसे दिया का ये पैगाम जहाँ फिज़ा मिला। पैगाम पढ़कर मिजाज से सारी तलखी जाती रही। मूड खुशगवार और जहन बशाश हो गया। उसने फाइल एक तरफ की और ज़रा रिलैक्स अंदाज में कुर्सी की पुश्त से सर कमर टिकाकर फ़ौरन उसे फ़ोन मिलाया। सज़ा तजवीज़ कर ली है मैंने तुम्हारे लिए। राब्ता कायम होने पर उसने छूटते ही कहा, कहो। वो रोई रोई सी आवाज़ में बोली, गोया दाऊद के दिल को चीरे लग गए। कल का पूरा दिन मेरे नाम करो, वो तहक्कुम से बोला। तस्लीम। उसे लगा वो मुस्कुराई हो। दाऊद ने फ़ोन बंद कर दिया, और अब की बार वो दिल जमी से फाइल की जानिब मुतवज्जे हुआ था, और वो दोनों पूरा दिन सिवाय समंदर की बाहों के और कहाँ गुजार सकते थे। सो वहीं चले आए। पहले गिले शिकवे रूठना मनाना, इसके बाद बात मुस्तकबिल की होने लगी। अब शाम ढल रही थी। समंदर की नमी बदमस्त हवा तंद हो रही थी।
आसमान की नीलाहट पर शफक फैलती जा रही थी। सूरज गुरूब होने को था। परिंदे अपने ठिकानों को वापस लौट रहे थे। ताहद निगाह तक फैला जोरावर मुतकब्बिर समंदर कुछ और पुरस्कार लगने लगा था और उसके किनारे दो दीवाने अपने इर्द गिर्द से बेनियाज मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे थे। हम हर साल अपनी पहली मुलाकात की अपनी एनिवर्सरी मनाया करेंगे, और वो भी किसी हिल स्टेशन जाकर। दिया अपने उड़ते बालों को चेहरे से हटाती हुई बोली, अच्छा आइडिया है। वो पुरहद्दत निगाहों से उसका चेहरा तक रहा था। और तुम मुझे बाकायदा डिनर पर लेकर जाकर, इनफैक्ट कैंडल लाइट डिनर पर ले जाकर सुर्ख गुलाबों और अंगूठी के साथ विल यू मैरी में कहोगे? वो इंगश्त शहादत उसकी जानिब उठाकर धोंस भरे लहजे में बोली तो उसने अपना सर दोनों हाथों पर गिरा लिया। खुदा का शुक्र है तुमने डायमंड की अंगूठी की शर्त नहीं लगा दी। वो बुरा मानकर बोली, मैं मादा परस्त नहीं हूँ, सिर्फ ज़िंदगी को ख्वाबों की तरह बसर करना चाहती हूँ। चूँकि बचपन से मुझे ख्वाब भी बहुत हकीकत पसंदाना किस्म के आते रहे हैं, इसलिए मैंने जागती आंखों से ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। आखिर में उसके लहजे में अफसुर्दगी घुल गई। बहुत अच्छा किया, वो उसकी उदासी भांप कर खुशदिली से बोला। जागती आंखें बंद आंखों से ज़्यादा खुशकुन ख्वाब देखती हैं। चलो अब चलें, मुझे घर ड्रॉप कर दो। मज़ीद यहीं ठहरे तो मुझे देर हो जाएगी। उसने अपनी सफ़ेद स्ट्रिप वाली घड़ी देखी जो शाम के 5 बजा रही थी। उफ, तुम्हारे साथ वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। काश कि तुम्हारे साथ मेरा वक्त ठहर जाया करे। उसने बड़े जल्द से दुआ की थी और दिल से मांगी दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती। दिन यूं ही आम से अंदाज में गुजरते गए। हाँ, इतना हुआ कि दाऊद जिस फर्म में मुलाजिम था वहीं उसने ज़रा सी कोशिश करके दिया को भी रखवा दिया कि उससे ज़रूरत थी। दाऊद को भी इत्मीनान रहता था कि वो नज़रों के सामने रहती, गो के ऑफिस में उससे बहुत लिए दिए रहती, बात भी काम की करती, और ये दाऊद ही की ताकीद पर वो कर रही थी, वगरना उसका बचकाना मिजाज। दाऊद के इत्मीनान की झील में पहला बड़ा भारी पत्थर कल ही पड़ा था। कल माँ का फ़ोन आया था। ज़रीना खाला की तबीयत नामालूम वजूहात की बिना पर बिगड़ गई थी और वो सबीका को जल्द ही जल्द दुल्हन बने देखना चाहती थी, और दाऊद की माँ फ़िरोज़ा उसे दुल्हा। वो उन्हें फ़ोन पर हर तरह से टाल चुका था कि इब्राहिम ख़ान उसके वालिद ने उसकी एक भी सुने बगैर फ़ौरन से पेशतर उसे पेशावर तलब किया। क्या करता, जाना ही पड़ा। जाने से कबल वो हल्के फुल्के अंदाज में इन बातों का जिक्र दिया से करना चाहता था। सबीका को अपनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो माँ बाप को दिया के हक में हमवार करने जा रहा था, यही बात करने की घर से वो दिया को लेकर लंच पर आया था कि न जाने कैसे उसने दाऊद की आंखों का तिल बाजियाब कर लिया था और बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने उठकर इस दरारी अंदाज में चल दी, और वो अब सर थामे बैठा था। मैं कह चुका हूँ, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं। वो दो टोक अंदाज में मगर तहजीब के दायरे में रहकर बोला। वालिद मोहतरम के कमरे में अदालत लगी थी। माँ बाप, इसहाक और वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में घुसाए कटहरे में खड़ा था। देख लिया। फ़िरोज़ा ने असद शाकी नज़रों से वालिद मोहतरम की जानिब देखा जो मुतफक्किर से बैठे थे। सारी पट्टियाँ उसी डाइन ने पढ़ा के भेजा है। माँ प्लीज़, वो मुल्तजी हुआ। दिया के मुतल्लिक इन नाज़ेबा अल्फाज ने उसके दिल को दुख पहुंचाया था। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उसे तो मालूम तक नहीं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। देखो दाऊद, उसके बाप ने संजीदगी से कहना शुरू किया, ये तुम्हारी माँ की ज़बान का मामला है। शादी तो तुम्हें बहरहाल सबीका ही से करनी पड़ेगी। और यूँ भी। वो ज़रा रुके, फिर आवाज़ बदल कर बोले। अब उनके लहजे से करकती टपकी थी। किसी गैर ज़ात की लड़की को तुम्हारी बीवी के रूप में हम हरगिज़ पसंद नहीं कर सकते। खूब। वो अपने इश्तियाल पर काबू पाकर बोला। माँ की ज़बान की अहमियत है आपकी नज़र में, और मेरी ज़बान एक मर्द की ज़बान की कोई वैल्यू नहीं आपके नज़दीक। उसने इब्राहिम साहब पर आंखें गाड़ी। वो कुछ बेचैन से हो गए। हमसे पूछकर उस खाना ख़राब को ज़बान दी थी? माँ तलमला कर बोली। आपने मुझसे पूछकर खाला को ज़बान दी थी? वो दो बदो बोला। जवाब न बन पड़ा। माँ ने काली लाल शीशों से मज़य्यन शॉल आंखों पर रख कर रोना शुरू कर दिया। वही खालिस माँ वाला जज्बाती वार। लाला, माँ को यूँ रुलाने का आपको कोई हक नहीं। इसहाक के खून ने जोश मारा। मेरा दिल कुचलने का हक इन्हें किसने दिया है? वो शायद वाकई पढ़ लिख गया था। ज़बान को लगाम दो और कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने अपनी माँ की ज़बान का पास न रखा तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। सख्त लहजे में धमकी। दाऊद बेचारगी से हंस पड़ा। अगर मैं अपनी ज़बान से मुकर गया तो जानते हैं मैंने उस लड़की को क्या कहा था? उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरे पर फिक्रमंदी। किसी ने जानने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की, मगर उनके अंदाज से जाहिर होता था कि वो जानना चाहते हैं। उससे कहा था कि दाऊद खान अपनी जान दे देगा मगर तुमसे बेवफाई हरगिज़ नहीं करेगा।
माँ ने दहल कर उसे देखा था। और बाबा जान, आप तो जानते ही होंगे कि एक मर्द अपनी ज़बान से मुकरा नहीं करता, और हमारी तारीख तो भरी पड़ी है। तारीख गवाह है कि हमने कब कब और कैसे कैसे अपनी ज़बान के लिए अपनी जान कुर्बान की है। इसके बाद वो रुका नहीं, कमरे से बाहर निकलता चला गया। तीनों नफूस पर गहरा सन्नाटा तारी हो चुका था। दिया ने चुपके रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। ओह वो मेरे खुदा, आखिर दाऊद की आंख में तिल बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो आधी रात को अपने बिस्तर पर औंधी पड़ी हिचकियाँ ले रही थी। क्या था अगर उसकी गहरी प्यार लुटाती वारफ्ता निगाहों में तिल नहीं होता तो कौन सा उसकी कातिल आंखों का हुस्न अधूरा रह जाना था। उसकी साहिर आंखें तो वैसे भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी शफाफ थी, तो उनमें तिल बनाकर उसे दागदार करने की क्या ज़रूरत थी? उसकी अपनी ही मंतकें थी। बचपन से नाहमवार गैर यकीनी हालात ने उसे सख्त वहमी और तोहम परस्त बना दिया था। काली बिल्ली रास्ता काट लेती तो ख्वाह उसे कितना ही लंबा चक्कर काट कर क्यों न जाना पड़े, वो जाती थी। काली बिल्ली की नहुसत पर उसे पूरा यकीन था। बचपन में खाला ने एक बार जिक्र किया था कि उसके वालिद ने आखिरी बार घर से जाते हुए काली बिल्ली के रास्ते काटने का ज़रा सा भी ख्याल नहीं किया था। हालांकि खाला ने खुद बिल्ली को उनका रास्ता काटते हुए अपनी गुनहगार आंखों से देखा था। ये बात बचपन से जहन में थी, सो थी उसने भी बारहा ये तजर्बा किया था। एक बार जब वो बिल्ली के अपने सामने से गुजरने के बावजूद अपने रास्ते पर चलती चली गई तो आगे जाकर वो लड़खड़ा कर गिरी ज़रूर थी। फिर एक बार उसका पर्चा था, उस रोज़ भी बिल्ली ने रास्ता काटा और वो पर्चा अच्छा नहीं हुआ था। रात को कौवा मुंडेर पर बैठ जाता तो दूसरी सुबह यकीनन कोई मेहमान घर में आन टपकता, और जब कौवा नहीं बैठता मेहमान तब भी आ जाते कि खाला की दूसरी गली में ही उनका भरा पड़ा ससुराल आबाद था। और इन मायनी खेज तिलों का किस्सा भी ज़्यादा पुराना नहीं था। खाला के पास कोई रिसाला था, उसमें किस्मत का हाल, रूहानी वज़ाइफ वगैरह के साथ साथ एक खसूसी मज़मून छपा था तिलों से मुतल्लिक। उसने उसी मज़मून में कहीं पढ़ लिया था कि जिनकी आंख में तिल हो वो शख्स यकीनन बेवफा होगा और उस पर ज़रा भी भरोसा न करना चाहे। और ये बात उसने लोहे महफूज पर लिखी हुई कोई तहरीर समझकर गिरह से बांध ली, और ये बात कतई नज़रअंदाज कर गई कि इसी मज़मून में भी लिखा था कि जिनके सीने पर तिल हो वो बहादुर, और जिनके पाँव पर तिल हो उनके नसीब में सफ़र करना लिख दिया गया है। खाला के रज्जू के सीने पर तिल था, और वो शायद पहला लड़का था जो छिपकली को देखकर बाकायदा बेहोश हो जाया करता था। और जिस कमरे में रोशनी गुल हो उस कमरे में उसे दुनिया की कोई ताकत दाखिले पर मजबूर नहीं कर सकती थी। और रही खाला, फ़िलहाल तो उनकी पूरी ज़िंदगी इस घर और मोहल्ले में गुजर गई थी, और मुस्तकबिल की रब जाने। हाय मैं क्या करूं, ये कमबख्त दिल बड़ा ही धोखेबाज निकला। जितना दाऊद से मुतनफिर करने की कोशिश करूं मनहूस उतना ही उसकी जानिब झुका चला जा रहा है। हाय, उसने जोर रोते रोते पूरी रात गुजार दी थी। बात नहीं बनी। दोनों तरफ खामोशी को गोया ना झुकने का ऐलान थी। दाऊद ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था, बेहद शिकस्तगी और रंजूर सा वापस लौट आया। क्या था अगर उसकी माँ उसकी बात मान जाती, और क्या था कि अगर वो अपनी माँ के आगे हथियार डाल देता। दिल ने चुपके से कहा, मेरा मसला अना नहीं मोहब्बत है, और मेरी माँ चाहती है कि मैं अना और ज़िद के चक्कर में अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूँ। मोहब्बत जो कायनात की सबसे हसीन तख्लीक है। मोहब्बत रोशनी है, नगमगी है, शगुफ्तगी है, चांदनी है। और अना, इसको बुनियाद बनाकर रिश्ते कायम नहीं किए जाते, हाँ टूट ज़रूर जाते हैं। मगर ये बात दाऊद के घर वालों को समझ में नहीं आ सकी थी। तुम मेरे साथ लंच ब्रेक में बाहर चल सकते हो, दिया ने ऑफिस में उससे पूछा। वो दोनों साथ लंच कर रहे थे। दाऊद खिलाफ मामूल बिल्कुल चुपचाप बैठा था। दिया ने गौर से देखा, उसका चेहरा मुज़महिल हो रहा था, आंखों के गिर्द हल्के बढ़ी हुई शेव, परेशान से बाल। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, उसने हौल कर पूछा। मैं ठीक हूँ, अपनी सुनाओ। वो खलाओं में तक रहा था। अचानक यूँ कहाँ चले गए थे, उसने रुक रुक कर पूछा। अचानक नहीं गया था, बाबा जान ने बुलाया था। उस रोज़ तुमसे यही बात करना चाह रहा था कि तुम्हें मेरी आंख का तिल और बेवफाई नज़र आ गई। वो चिढ़ गया, वो थोड़ी सी खफीफ हो गई, फिर खुद को पुरएतमाद करती हुई बोली, देखो दाऊद, तुम्हारे नज़दीक ये बात गैर अहम हो सकती है, मगर मुझे इन बातों पर काफ़ी एतमाद है, और मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम बेवफा नहीं हो तो मुझे सबूत दो। दाऊद, जो उनकी बात गौर से सुन रहा था, एकदम बोला, तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? दिया भौंकती रह गई। मगर ऐसे कैसे? वो बोली, मैंने तो तुमसे इस वक्त तुम्हारी चाहत का सबूत मांगा, देखना चाहती हूँ तुम कितने बावफा हो। वो इस्तज़ाई अंदाज में उसे देखने लगी। दिया, वफ़ाओं पर यकीन नहीं दिलाया जाता, खुद यकीन आ जाता है। फ़िलहाल मैं तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारी खातिर मैं अपने सारे रिश्ते पीछे छोड़ आया हूँ, और तुम्हें अब भी मेरी वफ़ादारी का सबूत चाहिए तो तुफ़ है दाऊद खान की मोहब्बत पर। वो कहकर उठा और बिना उसकी तरफ देखे रेस्टोरेंट से निकलता चला गया। पहली बार दिया सही मायनों में उसके अंदाज पर हरासा हुई थी।
हालांकि ना तुम मुझे कैंडल लाइट डिनर पर लेकर गए, ना अंगूठी देकर घुटनों के बल बैठकर विल यू मैरी मी कहा, मगर मैंने फिर भी तुमसे शादी कर ली। शादी के रात सेज पर बैठे हुए उस दिन दाऊद से कहना ज़रूरी समझा, जबकि ये वो लम्हा था कि दाऊद के घर वालों ने उसकी शादी में ना शरीक होना था, ना दिया को कबूल करना था। सो ऐसी सूरत में बेवजह का इंतज़ार हमाकत थी। वो बरसरे रोज़गार था, शहर में अपना फ्लैट भी था और वो जिम्मेदारी उठाने के लायक भी, तो वो किस बात का इंतज़ार करता। दिया के वालिदैन होते तो शायद घर वालों को लाओ या अकेले बारात क्यों लाए हो जैसे मसाइल या सवालात खड़े करते, मगर दिया की खाला अपनी 4 बेटियों और 5 बेटों के सिलसिले में इतनी बौखलाई रहती थी कि उनका ध्यान इन बातों की जानिब नहीं था। इतना ज़रूरी हुआ कि ख़ानदान बरादरी के सामने उन्होंने इज्जत से दिया को रुखसत कर दिया, और उनका यही कर देना बहुत था। हाँ, दाऊद ने ताज्जुब से कहा, मुझे एहसास है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारा ये गिला मिटा दूंगा। वो उसके गंदमी हाथ जो मेहंदी के रंग से सुर्ख हो रहे थे थाम कर बड़ी मोहब्बत से बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वो पुरशौक निगाहों से उसे देख रहा था। इतनी आम सी तारीफ, मैंने तुमसे कहा भी था कि खामोश। दाऊद ने उसके अहमरी लबों पर हाथ रख दिया। हमेशा तुम्हारी सुनता आया हूँ, आज तुम्हें सिर्फ मेरी सुननी पड़ेगी, उसके बड़े इस्तेहकाक से कहा और मुस्कुरा दिया। दिया बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। दुनिया में अगर कहीं जन्नत थी तो ये जन्नत दिया को मिल चुकी थी। उसका हर दिन ईद का और हर रात शब बरात थी। उसके दिल में अब भी वहमे डंक मारते जब कभी वो दाऊद को मलूलो उदास देखती। तुम्हें अपने घर वाले याद आते हैं ना, मेरी वजह से उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। वो उसके शाने पर सर टिकाकर रंजीदगी से बोली, ऐसी कोई बात नहीं। वो उसके नरम बालों में मोहब्बत से हाथ फेरने लगा। तुम हो ना मेरे लिए, तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है। वो गम से मुस्कुरा कर बोला, नहीं दाऊद। उसने अपना सर दाऊद के कंधे से हटा लिया। दुनिया में किसी मोहब्बत को भी माँ की मोहब्बत का नेमुल बदल करार नहीं दिया जा सकता। क्यों ना ऐसा करें, हम दोनों चलते हैं तुम्हारे घर और उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। आखिर को तुम्हारी माँ है, वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देंगी। वो पुरजोश होकर बोली, चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे, मगर अभी नहीं। फ़िलहाल तो हम दोनों नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं अपना हनीमून मनाने। सच? खुशी से दिया का चेहरा खिल उठा। जी जनाब। वो दोनों उस वक्त वादी सवात के सबसे शानदार होटल के डिनर हॉल में बैठे थे। बाहर बर्फ़ पड़ रही थी, जबकि अंदर का माहौल खासा मातदल था, ना गर्म ना सर्द। दिया का चेहरा का ही रंग के बेशकीमत फिराक पजामे में दमक रहा था। वो पूरी तरह उस ख्वाबनाक माहौल में खोई हुई थी और दाऊद उसमें। बैकग्राउंड में बजता धीमे सुरों वाला म्यूज़िक, मध्यम रोशनियाँ, बेफिक्र चेहरे, उनसे कह के सरसराती खुशबुएँ। तभी वेटर ने उनकी मेज़ पर ब्लैक फॉरेस्ट चेरियों से सजा केक लाकर रखा। दिया ने मुतहिर होकर दाऊद से सवाल किया, केक? मगर किसकी सालगिरह है? दाऊद मायने खेजी से हंस दिया। तुम्हें याद नहीं? कुछ देर बाद वो बोला, आज ही की तारीख को हम पहली बार मिले थे और तुम ही ने कहा था कि हम हर साल आज की तारीख को हिल स्टेशन आकर सेलिब्रेट किया करेंगे। वो नाजुक से कैंडल रोशन करता हुआ बोला, ओह माय गॉड। दिया दोनों हाथ गाल पर रखकर खुशी के इंतहाई मकाम पर पहुंच गई। तुम्हें याद था? याद ना होता तो ये सब क्यों करता? वो जैसे बुरा मानकर बोला, बल्कि गालबन तुम भूल चुकी थी। हाँ, वो झिम्पी। दरअसल आजकल तो मेरे लिए हर दिन ही कुछ ना कुछ ख़ास अपने दामन में लिए तुलू हो रहा है। शायद खुशी और हैरत की बहुतात ने मुझे ये बात भुला दी। वो कंधे अचका कर बोली, खैर चलो। उसने रिबन लगी छुरी उठाते हुए कहा, अब मेरे साथ मिलकर ज़रा ये केक तो काटो। दिया ने अपना मरतइश हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर केक काटा। दाऊद ने सीधे हाथ से डिजिटल कैमरा थाम रखा था। दाऊद के डिजिटल कैमरा ने उस यादगार और ख़ूबसूरत पल को अपनी आंखों में कैद कर लिया था। एक शानदार डिनर के बाद जब वो उठने लगे तो दाऊद बेसाख्ता बोला, ज़रा एक मिनट यूं ही खड़ी रहो। वो अपने नेवी ब्लू कोट की जेब से कुछ बरामद करता हुआ बोला, अब क्या हुआ? वो मुस्कुराहट लबों के गोशों में दबाकर पूछने लगी। माँ वो घुटनों के बल बैठा और अंगूठी उसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला, विल यू मैरी मी? कहने का वक्त तो गुजर गया मादाम, मगर क्या आप इस खूबसूरत अंगूठी को अपने खूबसूरत तरीन हाथ की जीनत बनाना पसंद करेंगी? हॉल में मौजूद लोगों ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था, फिर बेसाख्ता किसी ने ताली बजाकर गोया उसके जज्बे की दाद दी। इसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दिया का चेहरा शर्म से गुलगुलू और खुशी से गुलनार हो गया। उसने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ा दिया था। मेरी मोहब्बत बरसती हुई बारिश जैसी है, जो अगर ज़्यादा बरस जाए तो तबाही का अंदेशा लाजिम है, मगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है दाऊद, जिसकी गैर मौजूदगी मुझे मेरी ज़िंदगी से जुदा कर देगी। वो अपने कमरे से मलहका टेरिस पर खड़ी उसके सीने पर सर टिकाए कह रही थी,
ये क्या बात हुई? वो मसनूई नाराज़ी से बोला। तुम मुझे लफ्ज़ों से बहला लेती हो हमेशा, मगर इस बार तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना ही होगा। दिया ने उसके सीने से सर उठाकर उसे खफकी से देखा। मैं तुम्हें लफ्ज़ों से बहलाती नहीं हूँ। मेरे नज़दीक खूबसूरत अल्फाज इजहार को चार चांद लगा देते हैं। और वैसे ज़रा मैं भी तो सुनूँ, तुम क्या चाहते हो? क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? उसका हाथ कमर पर टिका हुआ था और वो कड़े तेवरों से उसे घूर रही थी, मगर लबों पर छप दिखलाती मुस्कान बताती थी कि वो उससे दिल लगी कर रही है। हक हा दस्तक पे मेरे दिल के खुल जाओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो, बरस जाओ किसी दिन। वो रेलिंग से कमर टिकाकर ठंडी सांस भरकर बोला। नीचे वादी में बने घरों की जली रोशनियां, दूर किसी झरने से आती छनकार, माहौल पर छाया रुमानी सन्नाटा। सफ़ेद आसमान गोया बर्फ़ की चादर आसमाने भी ओढ़ रखी हो, और उस पर शेर की टांग तोड़ता दाऊद। दिया जी भर के बेमज़ा हुई। क्या फ़ायदा तुम्हारा शायरी की किताबें पढ़ने का? एक शेर भी ढंग से नहीं पढ़ सकते ना शायराना बातें ही कर सकते हो। वो नाराज़ी से बोली। मैं कौल से ज़्यादा अमल पर यकीन रखता हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला। उसने नखवत से गर्दन झटकी। फिर यखलख्त वो मायूसी से बोली। मेरी कितनी ख्वाहिशें थी कि तुम शायराना ज़बान में मुझसे इजहार इश्क करते। अरे अरे अरे, वो हड़बड़ाकर सीधा हुआ, फिर आजिज़ लहजे में बोला। तुम एक ही बार अपनी ख्वाहिशात की लिस्ट मेरे गोश गुजार क्यों नहीं कर देती? हर बार एक नया दर्द तुम्हारे सीने से निकल कर आता है। खुदा की पनाह, मेरी उम्र तो तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील करते ही गुजर जाएगी। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसने गुस्से से पूछा। नहीं, ये शायरी वायरी की ज़बान पढ़ने की हद तक तो ठीक है, वैसे मेरे समझ में नहीं आती। वो बेबसी से बोला। अच्छा तो ठीक है। वो मुड़कर जाने लगी। ताऊ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी काली आंखों में है अंतर मंतर सब, चाकू बाकू छुड़ियाँ बुड़ियाँ खंजर और वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठे मुझसे, ये रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब, मुझसे बिछड़ कर वो भी यारो बिखरा बिखरा रहता है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। हाथ छोड़ो मेरा और चलो अंदर, बर्फ़बारी शुरू हो रही है। दिया अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोली। क्या हुआ, पसंद नहीं आई गज़ल? उसका मुंह उतर गया, हाथ भी छोड़ दिया। वो रुकी, उसकी जानिब मुड़ी और शरारत से बोली। आखिर हो ना खान, मोहब्बत के दरमियान में भी चाकू वाकू खंजर वंजर घसीट लाए, मगर फिर भी अच्छी थी। गो कि मैं समझने से कासिर हूँ कि इसमें इजहार मोहब्बत कहाँ था, मगर फिर भी बेहतर कोशिश। वो कहकर चपाक से कमरे में दाऊद अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। अच्छा अब समझा, शरारत करके गई है मुझसे। चंद सानिये बाद जैसे वो मामला समझकर उसके पीछे गया था। हज़ारों खूबसूरत यादें लिए वो लौट आए। मामूल की ज़िंदगी शुरू हो गई। दाऊद के लिए दिया की दीवानगी रोज़ बरोज़ बढ़ती ही गई। वो उसका हर काम अपने हाथ से करती, उसके जूते पॉलिश करती, कपड़े धोती, प्रेस करती, बाल संवारती, टाई की नॉट बांधती, कोट पहनाती, और तो और कभी कभी उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती। दाऊद मसनूई आहें भरता। हक हा, किस डिक्टेटर बीवी से पाला पड़ गया। अच्छा तो मैं डिक्टेटर हूँ, ज़रा मैं भी तो सुनूँ कि कौन सा डिक्टेटर अपनी रियाया का इतना ख्याल रखता है। वो खफा हो जाती। बस मैं यही तुम्हारे मुंह से तस्लीम करवाना चाह रहा था। दाऊद खुशी से चिल्लाया कि तुम मुझे अपनी रियाया समझती हो, हालांकि मैं तुम्हारा हाकिम हूँ। तब वो शरारत से उसकी नाक दबाकर बाल बिगाड़ती। बेशक तुम हाकिम हो, मेरे दिल पर तुम्हारा ही हुक्म चलता है, मेरे जिस्म जाँ पर तुम ही हुक्मरानी करते हो। तब दाऊद मसनूई अफसोस करता, काश मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत बातें कर सकता, तब तुमसे भी ज़्यादा दिलकश अल्फाज में तुम्हारी तारीफ़ करता। बस रहने दो, कर ली तुमने मेरी तारीफ़, वो बिगड़ कर कहती। कुछ देर बाद वो दोनों हंस पड़ते। दिया माँ बनने वाली थी। दाऊद को पता चला तो वो खुशी से दीवाना ही हो गया। फिर इसके बाद उसने दिया का इस तरह ख्याल रखा जैसे वो कांच की बनी मूरत हो, और ज़रा सी ठेस लग जाने पर उसके चटक जाने का अंदेशा हो। उसने एक कुल वक्ती मुलाजमा उसके लिए रख दी थी। कभी कभी दिया चिढ़ जाती। बस करो दाऊद, मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हो, जैसे मैं आसमान से उतरी हुई कोई शय हूँ। एक ज़िंदगी को अपने लहू से सींच रही हो, ये कोई मामूली बात है क्या? वो दूध का गिलास उसे ज़बरदस्ती पिलाना चाह रहा था। मुझे नहीं पीना, उसका मूड ख़राब था, कोई वजह नहीं थी, बस यूं ही। पी लो मेरी जान, तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे लिए या तुम्हारे बच्चे के लिए? वो अजीब से लहजे में बोली। एक ही बात है। वो उसे पचकारने लगा। मेरे दिल को खदशे सताते हैं दाऊद। वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा कर रो पड़ी। अरे भाई क्या हुआ? वो गिलास रखकर उसके नज़दीक बैठ गया। तुम बदल तो नहीं जाओगे ना दाऊद? उसने मुँह से हाथ हटाकर उसे आज से देखा। कभी नहीं,
तुम सारे वहम दिल से निकाल कर पुरसुकून रहने की कोशिश करो। उसने प्यार से अपने साथ लगा लिया। पता नहीं क्यों दाऊद, मुझे लगता है जैसे मैं तुमसे बिछड़ जाऊंगी। वो खौफ से लर्जा आवाज़ में बोली, बेवकूफ़ हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी जान हो तुम, तुम्हारे बिना मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरा वजूद तुमसे मुकम्मल हुआ है। मेरी रूह को तुम्हारी मोहब्बत ने आसूदगी बख्शी है। लो देख लो, मैं भी तुम्हारे साथ रह रहकर शायराना बातें सीख गया। अब तो खुश। और दिया फीकी सी हंसी हंसती। दिया ने एक नन्ही परी को जन्म दिया था। दाऊद ने खुशी खुशी अपनी माँ को दादी बन जाने की खबर दी। जब हमने इसे बहू ही नहीं माना तो पोती का क्या सवाल, ये उनका जवाब था। हालांकि वो सबिका को बहू बना चुकी थी, मगर ज़िद और ये बात दाऊद को सही मायनों में बुरी लगी थी और उसने उनसे ज़िंदगी में दोबारा कभी राब्ता न कायम करने का मसमूम इरादा कर लिया। दिया ने उसके घर वालों की आम से मुतल्लिक पूछा तो वो साफ टाल गया था। उन दोनों की खुशी और उम्मीदों का महवर अब उनकी नन्ही परी बन चुकी थी। दिया ने उसका नाम रोशनी तजवीज़ किया। दाऊद को ये नाम बेहद पसंद आया। वो अक्सर उसे प्यार से दिया की रोशनी कहने लगा। दिया उसे पाकर बेहद मसरूर, मुतमईन और आसूदा दिखाई देती। उसे सजाती संवारती, बड़े प्यार से रखती। अक्सर जज्बाती होकर दाऊद से कहा करती कि मेरा बचपन बहुत महरूम गुजरा है। मैं चाहती हूँ रोशनी को हमारे प्यार और मोहब्बत के साथ साथ बेहतरीन परवरिश भी मिले और वो तमाम आसाइशात भी जिनसे मेरा बचपन ना आशना रहा। तब दाऊद नम आंखों में मोहब्बत का जहाँ आबाद किया उसे देखता। तुम फिक्र क्यों करती हो, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मगर जैसा सोचा जाए वैसा होता कब है। तकदीर का लिखा इंसान की करनी पर गालिब आकर रहता है। रोशनी की पहली सालगिरह उन लोगों ने बड़े पैमाने पर होटल में मुनक़िद की थी। दिया बॉटल ग्रीन और मैरून साड़ी बांधे तैयारी के आखिरी मराहिल से गुजर रही थी। ममता का अलवही नूर उसके चेहरे से हवदीदा था तो दाऊद की मोहब्बत ने उसके वजूद को चांदनी में नहला दिया था। ऐसे में अगर वो हसीन तर न लगी तो क्या लगती उसका सजा सबरा रूप। दाऊद यूँ तो पहले भी कभी कई बार देख चुका था, मगर आज न जाने क्या बात थी कि उस पर से नज़रें हटाना उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। और वो मबहूत होकर बिना पल के झपकाए शीशे में मुनक्किस होते उसके वजूद पर निगाहें जमाए उसकी पुश्त पर खड़ा था। रोशनी बेड पर बैठी अपने खिलौनों में मगन थी। ऐसे क्या देख रहे हो, वो शर्मगी लहजे में बोली। बाखुदा ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। उसने अपने बाजू उसके गिर्द फैलाए। कोई शरारत नहीं चलेगी, उसने दाऊद को तनबीहन घूरा। हमें देर हो रही है, छोड़ो यार, हम घर पर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। वो उसे चिढ़ाने को मुस्कुराकर बोला। दाऊद, वो कसमसाकर उसकी बाहों के हल्के से बाहर आती और रोशनी को गोद में उठाकर बोली, चलो जल्दी, ये ना हो कि मेज़बान को वहाँ मेहमान रिसीव करें। वो ठंडी सांस लेकर बोला, चलो। उफ़, उसने निकलने से कबल एक तायराना निगाह फैले हुए घर पर डाली। घर कितना अबतर हो रहा है। आज ना जो भी काम पर नहीं आए, अब आकर मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। बेकार की टेंशन मतलब वो सुबह आकर साफ़ कर देगी सब कुछ। अब चलो। वो घर लॉक करने का मुंतज़िर था और वो पता नहीं कैसी नज़रों से घर के दरो दीवार तक रही थी। चलो दिया, उसने हाँक लगाई तो वो चौंकी। हाँ चलो। उसने घर से कदम बाहर निकाले। दोबारा कभी वापस न रखने के लिए। पार्टी बहुत अच्छी रही थी, मगर पता नहीं क्यों दिया उसे बुझी बुझी सी लग रही थी। वो घर वापसी के सफ़र में थे जब दाऊद ने उसके उतरे मुंह की वजह पूछी। वो सोई हुई रोशनी को सीने से चिमटाए हुए थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है दाऊद। वो एकदम रो पड़ी। अरे अरे, दाऊद घबरा गया। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो दर्द से तड़पने लगी। इमरजेंसी में डॉक्टर ने देखा, इब्तदाई तिबी इमदाद दी, कुछ टेस्ट करवाए। दाऊद यहाँ से वहाँ भागा फिर रहा था। दाऊद, रोशनी का बहुत ख्याल रखना। वो रोते हुए उसे कहने लगी। उसने दाऊद का हाथ किसी अनजाने खौफ से थाम रखा था। हाँ हाँ, हम दोनों रखेंगे उसका ख्याल। तुम फिक्र क्यों करती हो? दाऊद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तभी डॉक्टर अंदर चली आई और उसे बाहर निकाल दिया। कुछ बातें हमेशा अधूरी रह जाती हैं, ज़िंदगी की तरह। वो न जाने क्या कहना चाह रही थी। दाऊद को उसकी रिपोर्ट्स लानी थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ रिपोर्ट्स लेकर लौटा, मगर दिया बुझ चुका था। कितने दिन वो होशो खर्च से बेगाना रहा। ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाली अपना वादा तोड़कर उससे दूर जा चुकी थी। दाऊद की बेवफाई का खौफ उसे खाए जाता था। कौन जानता था कि वो खुद ही बेवफा निकलेगी। वो जाते जाते उसके लबों से हंसी और आंखों से नींद तो दिल से करार चुरा ले गई थी। अब ना उसे ज़िंदगी से दिलचस्पी बाकी रही थी, ना ज़िंदगी से वाबस्ता किसी शय से। रोशनी को इतने रोज़ उसकी माँ फिरोज़ा संभालती रही थी। वो अपने बेटे के दुख
पर अफसुर्दा थी, चाहती थी कि वो ज़िंदगी की जानिब दोबारा लौट आए, मगर वो गोया पत्थर हो चुका था, ना सुनता था ना समझता था, बस ठस उनके बर्दाश्त की हद जवाब देगी और वो चटक गई। बस वो उसके नज़दीक बैठी हुई बोली, बहुत मना लिया तुमने जाने वाली का गम, मैंने फैसला कर लिया, रोशनी को मैं पाल लूँगी, तुम्हारा घर बसा ज़रूरी है दाऊद, रोशनी का बहुत ख्याल रखना। उसके अंदर से कोई बोला था, लड़की अब की बार मैं देखूंगी, बल्कि सबीका से छोटी माँ न जाने क्या कह रही थी। दाऊद, रोशनी का बहुत ख्याल रखना, दिया की वसीयत। दाऊद, रोशनी का पत्थर में जान पड़ गई। रात क्यों होती है जबकि वो मेरे साथ नहीं होती? उसकी खुशबू, उसका लहजा, उसकी रफ़ाकत, उसकी कानों में रस घोलती आवाज़। दिल ये मानने से मुनकर है कि ये अब उसे ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना छू सकता है। उसके रंगीन आंचल यूं ही अलमारियों में बंद पड़े हैं, मगर वो उन्हें अब कभी नहीं पहनेगी। उसकी रेशमी चूड़ियाँ यहीं रखी हैं, मगर वो नरम गुदाज बाहें मिट्टी का रिस्क बन चुकी हैं, जिनमें कभी ये सजा करती थी। आखिरी बार अपने बाल संवारते हुए वो अपने चंद बाल कंघी में टूटे छोड़ गई है। मैंने वो टूटे बाल किसी मताह की तरह अपने दिल से लगा रखे हैं और उन्हें सीने से लगाकर ये सोच रहा हूँ कि रात क्यों होती है आखिर जब वो मेरे साथ नहीं होती। तो अब तुमने क्या सोचा है? इस तरह तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, और नौकरी के तो खैर जाने दो, 1.5 साल की बच्ची को तुम कैसे पाल सकते हो? ये नामुमकिन है। ये रज़ा था, उसका अच्छा दोस्त, जो इस वक्त उसे हाल से बेहाल देखकर सख्त परेशानी में घिर गया था। ये सब मैं नहीं जानता, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे बस इतना मालूम है कि रोशनी को वो मेरे सुपुर्द करके गई है और इसकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। मैं अपने अलावा उसके मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरे भाई, उसने तासुफ व हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, मगर अकल की एक बात समझाता हूँ कि जिम्मेदारी बहसन तरीके पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जब तुम कमा ही नहीं सकोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए तुम्हारा मुआशी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है। रज़ा की बात सच थी। वो पहली बार सही मायनों में फ़िक्रमंद हो गया। अब तक तो गुजर बसर सेविंग से हो रही थी, मगर कब तक? तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? उसने बेचारगी से अपना सर थाम लिया। रोशनी को तुम्हारी वालदा नहीं रख सकती, वो खुद बीमार रहती हैं, उसने कहा। फिर भी अगर वो रोशनी को रख लेती हैं तब भी वो मुझे परेशान करती रहेंगी कि दूसरी शादी कर लो। वो झलाकर बोला। रज़ा ने पुरसोच हंकारा भरा। बात तो उनकी भी दुरुस्त ही है। रज़ा, तुम भी? दाऊद ने शिकायती नज़रें उठाकर उसे देखा। क्या तुम जानते नहीं कि दिया की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता? कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, हर इंसान का अपना मकाम होता है। रज़ा, प्लीज़ यार, मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम लोग मुझे और आजिज़ मत करो, उसने दरश्ती से कहा। ठीक है ठीक है, रज़ा सुलझ अंदाज में बोला। देखते हैं कुछ क्या हो सकता है। कुछ मत देखो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो तुम लोग। उसने हाथ जोड़े थे और उससे अगली रात रोशनी की तबीयत इस बुरी तरह बिगड़ी कि वो बौखला कर रह गया। उल्टी इमोशंस ने मिनटों में सेहतमंद बच्ची को कुंबला कर रख दिया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई। वो घबराकर उसे अस्पताल लेकर भागा। वहाँ डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के साथ साथ उसे सख्त सुनाई। पता नहीं उसे क्या बदएहतियाती हुई थी कि बच्ची का ये हाल हो गया था। पूरी रात वो बेंच पर बैठा रहा और सुबह सुबह उसने रज़ा को फ़ोन किया था। रज़ा, प्लीज़ मेरी मदद करो, ये मेरी दूर की फुप्पो हैं। आलिया भी। हैदराबाद में इनका घर था, मेरा मतलब है इनका ससुराल। शौहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने जायदाद में इनकी बेटी का हिस्सा देने से इनकार करके इन्हें घर से निकाल दिया। बेटी तो फ़िलहाल वहीं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही हैं। ये बेचारी यहाँ तेरे मेरे घर में पड़ी हुई थी। महका इनका ख़त्म हो चुका है। सो बेआसरा है, नहायत नेक खसलत और शरीफ खातून है। तुम देख ही चुके हो, काम काज भी बड़ी फुर्ती से कर लेती हैं, रज़ा ने बताया। आलिया बी ने बड़े शौक़ और मोहब्बत से रोशनी को गोद में उठा रखा था। वह कमरे में थी। दाऊद लाउंज में बैठा उन्हीं को देख रहा था। मगर क्या ये रोशनी को अच्छी तरह संभाल सकेंगी? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। कमाल करते हो, रज़ा ने हंसकर कहा। वो औरत हैं तजुर्बाकार, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छी तरह रोशनी का ख्याल करेंगी। तुम्हारे मसले का हल मुझे तो एक गवर्नेंस की सूरत ही में निकलता दिखाई दे रहा था, मगर मैं तजब्जुब में था कि किसी गैर अनजान औरत को ऐसी सूरत हाल में घर में ला बिठाना मेरे ख्याल में कुछ मुनासिब नहीं था। फिर अचानक ही मुझे इनका ख्याल आया। तुमसे बात करने से पहले मैंने इनसे बात की। ये बहुत अच्छी और नेक दिल खातून है। सारी सूरत हाल सुनकर एक लम्हा ज़ाया किए बिना इन्होंने तुम्हारी मदद की हामी भर ली। तुमसे भी एक दरख्वास्त है। वो हिचकिचाकर चुप हो गया। हाँ कहो। दाऊद ने इस्तेफामिया निगाहों से उसे देखा। यार, इन्हें नौकरों की तरह ट्रीट मत करना, इज़्ज़तदार औरत है। क्या तुम दाऊद खान को इतना कमज़ोर समझते हो? उसने मजबूत लहजे में कहा।
मेरा सर हमेशा इनकी ताज़ीम में झुका रहेगा। मैं जान दे दूँगा मगर इनकी इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आने दूँगा। वो काफ़ी दिन बाद पुरसुकून हुआ था, सो पूरे दिल से उसने ये बात कही थी। शाबाश है, रज़ा खुश होकर बोला। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ज़िंदगी अपने मामूल पर आ गई है, मगर मैं अब भी रात भर तुम्हारी खुशबू से महवे गुफ्तगू रहता हूँ। मुझे कोट पहनते वक्त, टाई की नॉट लगाते वक्त, बालों में ब्रश फेरते वक्त और घर से बिना तुम्हारा दीदार किए निकलते वक्त तुम मुझे बहुत याद आती हो। मगर अब मैं रोशनी के लिए खुश हूँ। वो साफ़ सुथरी रहती है। आए दिन जो उसे बीमारियाँ घेरे रहती थी उसे उनसे भी निजात मिल चुकी है। वो सेहतमंद रहने लगी है और खुश भी। उसके लिए मैं आलिया बी का शुक्रगुजार हूँ। उसने लिखकर डायरी बंद करके कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। शायद ज़िंदगी में ठहराव आता जा रहा था, आर्जी ठहराव। उम्मीद सिकंदर नाम था, खूबसूरत थी, ज़हीन भी। पढ़ाई ख़त्म, वो लौट आई अपनी माँ के पास जो किसी और की औलाद को सीने से लगाकर पाल रही थी। उसे उनका ये इक़दाम कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी आप ये आयागिरी फ़ौरन छोड़ देंगी। वो नापसंदीदगी से बोली। श्श। माँ ने घूरा, होंठों पर उंगली रखकर चुप हो जाने का इशारा किया। बकवास मत करो, मैं यहाँ कोई तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं हूँ। बिल्कुल माँ की तरह इज्जत देता है मुझे दाऊद। बहुत शर्म लिहाज वाला बच्चा है। बहुत दुख होता है उस पर गुजरे सानिया का सोचकर। फिर माँ ने उस पर बीतने वाले हालात, गुजरने वाली क़यामत का बताया। उसका दिल भी भर आया। सोई हुई नन्ही परी पर बेसाख्ता प्यारो तरस एक साथ आया, चूम लिया। है कहाँ दाऊद साहब? उसने मुड़कर आलिया भी से पूछा। ऑफिस वालों ने काम से इस्लामाबाद भेजा है, आ जाएगा चंद रोज़ में। ज़िंदगी भी कितने सितम ज़रीफ़ इत्फाक़ात से दो चार करती है दिया। आज भी मैं पहाड़ पर हूँ, खूबसूरत नज़ारे भी वहीं हैं। हमारे मिलने की यही तो तारीख़ थी। ये भी लौट आई है मगर तुम नहीं हो। आसमान की नीलाहट, आबशारों के नगमे, परिंदों की चहचहाहटें, बारिश में भीगते झूमते उफ़क़ को चूमते अशजार, फूलों का रक़्स, रंग, रोशनी, बादल, सब के सब वही हैं, यही है। मगर तुम्हें कितनी जल्दी थी दिया जाने की, तुम कहीं नहीं हो। फिर दिया की रोशनी उम्मीद से यूं मानूस हुई गोया बरसों से उसे जानती हो। सच तो ये था कि आलिया भी ने कुछ दाऊद की हमदर्दी और कुछ अपनी मजबूरी के तहत ये जिम्मेदारी उठा तो ली थी, मगर अब 2.5 साल बेहद एक्टिव और शरीर सी रोशनी के पीछे भागना, उसे संभालना उन्हें दोभर था। सुबह खामोशी से रोशनी और उम्मीद के बीच से हटती चली गई। दाऊद 1 माह बाद वापस घर लौट रहा था। उसने ये 1 माह रोशनी के बिना कैसे गुजारा था, बस गुजार लिया। रोज़ 3 वक्त फ़ोन करके आलिया भी से उसकी खैरियत पूछता, उसकी आवाज़ सुनने की फरमाइश करता। घर की सफाई सुथराई, डस्टिंग, कुकिंग सब उम्मीद ने की थी। ये आलिया बी की ख़ास अदाई थी कि बच्चे को वापसी पर घर जैसा ही माहौल मुयस्सर आए, इसलिए ये सब करना ज़रूरी है। रात 8 बजे वो घर पहुंचा और पहली नज़र में उसने भांप लिया था कि उसका घर दोबारा बस चुका है। क्यों, अब तो मुतमईन हो ना तुम? छुट्टी के दिन रज़ा उससे मिलने चला आया। हाँ यार, घर और रोशनी की तरफ से मुकम्मल बेफिक्री हो गई है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारा। वो ड्राइंग रूम के सोफ़े पर बैठा हुआ था। और अपने मुतल्लिक क्या सोचा है तुमने? रज़ा ने कुछ खोजती सोचती निगाहों से उसे बगौर देखा। क्या सोचना है अपने मुतल्लिक? वो उल्टा उसी से सवाल करने लगा। दोबारा घर नहीं बसाना प्लीज़। उसके चेहरे के अज़लात तन गए। तुम जानते हो मैं इस मौजू पर बात करना पसंद नहीं करता। अच्छा खैर, रज़ा संभल गया। छोड़ो और बताओ विज़िट कैसा रहा? उसने पूछा। गुफ्तगू का रुख दूसरी जानिब मुड़ गया। उम्मीद को दाऊद इंसान से ज़्यादा फरिश्ता लगा था। कहाँ होती है ऐसी मोहब्बत जैसी आज भी वो मरी हुई बीवी से करता था। बेडरूम की चीज़ें अब तक वैसी ही सेट थी जैसी दिया ने की थी। पूरे घर में आलिया भी और उम्मीद इस्तेहकाक से रहती, मगर उस कमरे में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। मगर न जाने अब क्या हुआ था कि उम्मीद को उस पुरस्रार जिंदा जावेद मोहब्बतों की अमीन ख्वाबों जैसी ख्वाबगाह में जाने की खोज लग चुकी थी। जुस्तजू शौक़ को बढ़ावा देती है, जो अगर पूरा ना हो तो हसरत बन जाता है। उसकी दोस्त हुमा कहती थी कि मोहब्बत आज के दौर में सिर्फ किस्से कहानियों में दिखाई देती है, और सच तो यह है कि आज का आशिक और माशूक दोनों ही बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का इश्क फरमाते हैं, नफ़ा नुकसान पर मुकम्मल नज़र रखते हैं। और फिर यही ठीक भी है ना। आखिर ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा कि कुछ हाथ ही ना आए। नहीं, इस नज़रिए को आज की ज़िंदगी पर किसी तरह भी लागू नहीं किया जा सकता। और हुमा जो उस दीवाने को देख ले तो उसे अपनी सारी मंतकें और अकली दलीलें इस पुरस्रार शख्स के सामने फेल होती दिखाई दे। उसे मोहब्बत करके क्या मिल रहा है? मगर ये आज भी अपनी गुजरी हुई बीवी से मोहब्बत करता है, बिना नफ़ा नुकसान की परवाह के। और कितनी खुश नसीब है वो औरत।
जो फना होकर भी उसके मन में बाकी है। आजकल न चाहते हुए भी उम्मीद यही सब सोचती रही थी। मैं पूछता हूँ कि ये गिरी कैसे? अगर इसे कुछ हो जाता तो? घर वापसी पर देखा रोशनी के माथे पर पट्टी बंधी थी। देखकर वो मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया। बच्चे गिर गिर कर ही बड़े होते हैं, इसमें इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। उम्मीद उसकी फिक्रमंदी के पेश नज़र रसान से बोली। आलिया भी शर्मिंदा से अपनी जगह चोर बनी खड़ी थी। आप ये जुमला बड़ी आसानी से इसलिए कह रही हैं क्योंकि रोशनी आपकी औलाद नहीं, दाऊद ने दृष्टि से कहा। अगर ये आपकी औलाद होती तो मैं देखता कि कैसे इतनी मुतमईन खड़ी होती। जुमला नहीं, नेज़े की अनी थी जो दाऊद ने उसके जिगर में चिबोई थी और उसकी आंखें मारे तकलीफ के भर आई। वो हक्का बक्का खड़ी आलिया बी की जानिब घूमकर रंधी हुई आवाज़ में बोली, मैं आपसे कहती थी ना, पराई औलाद को लाख सीने से लगाकर पालें, मगर उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर आपको कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। यह है आपकी मुशक्क़त और वफ़ादारी का इनाम। वो कहकर अपने और आलिया बी के मुश्तरका कमरे की जानिब बढ़ गए। उसे रोते देखकर दाऊद को अपने लफ्ज़ों की संगीनी का एहसास हुआ। बेटा, आलिया बी बेचारगी से बोली, जानती हूँ अपनी बच्ची के लिए कितने हसास हो तुम, मगर बेटा यकीन जानो हमारी लापरवाही की वजह से नहीं गिरी बच्ची। उम्मीद तो उसका बहुत ख्याल रखती है। नहला कर लाई थी कमरे में। मार्बल का फर्श था। बेड से उछल कर उतरी और फर्श पर फिसल गई। बस लम्हों में हो गया सब। खुद भी बड़ी फिक्र हो रही थी उसे। पट्टी करवाते वक्त खुद भी रो रही थी। बहुत मोहब्बत करती है रोशनी से, पर कहती तो ठीक ही है, पराई औलाद को पालना आसान काम नहीं, मानो हर वक्त कोई तलवार सर पर लटकती हो। अच्छा खैर, वो भी कहकर अंदर चली गई। वो पशेबान सा लाउंज के सोफे पर गोद में रोशनी को सुलाए हुए था। रोशनी की आंख खुली थी। मोमी, मोमी, वो उम्मीद को पुकार कर रोने लगी और उम्मीद की सच्चाई पर मोहर सब्त कर दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, दूसरी सुबह वो नाश्ते की मेज़ के पास आकर बोला। वो इस वक्त रोशनी का दूध लेने किचन में आई थी। रुक गई। मुझे आपको इतने संगीन अल्फाज कहने का कोई हक नहीं। आप तो मेरी मोहसिना है और मैं आपसे ही इतने सख्त लहजे में बात कर गया। कोई बात नहीं, ये तो आपका बड़ापन है कि तनख्वाहदार मुलाजिम से माजरत चाह रहे हैं। वो तंजिया बोली। देखिए, ताऊ ने उसके तंज का अज़त बुरा मनाया। आप इस तरह मेरे खलूस की तौहीन नहीं कर सकती। मैं आपको मुलाजिम नहीं बल्कि घर ही का फ़र्ज समझता हूँ। आपने समझा, मगर हम है तो नहीं। एक सच्ची बात पर इतनी नाराज़ी, वो कहकर चलती बनी। दाऊद को उस पर बेहद गुस्सा आया था। शाबाश, बोलो बोलो मम्मा। उम्मीद अपने कमरे में बेड पर रोशनी को लिए बैठी थी। आलिया भी किचन में कुछ लेने गई हुई थी। दाऊद जो उम्मीद के कमरे के सामने से गुजर कर बाहर जा रहा था, कमरे से आती आवाज़ पर ठहर गया। मामा, रोशनी ने कुछ शर्मा कर तोतली ज़बान में कहा। अरे मेरी जान। उम्मीद ने वाराना अंदाज में उसे गले लगा लिया। दाऊद का सारा वजूद मुस्तरिब हो गया। मामा, मामा। अंदर रोशनी तकरार कर रही थी। दाऊद के वजूद का इज़्तिराब बढ़ने लगा। वो उम्मीद को टोकना चाहता था मगर टोक नहीं सकता था। वो रोशनी की माँ नहीं है। उसे रोशनी के मुंह से खुद को माँ नहीं कहलवाना चाहिए, मगर वो रोशनी के वजूद पर अपनी ममता निछावर करती है, बिना गर्ज और बिला मुआवजा। सो दाऊद रोशनी को उसे माँ कहने से कैसे रोक सकता है? ये तूने किन उठाई गीर औरतों को घर में घुसा रखा है? फिरोज़ा दाऊद से मिलने के लिए आई थी, वही पुराना मकसद लेकर। आजकल उनकी बहन सबीका से छोटी शाहाना के लिए फ़िक्रमंद थी, और वो जो ये सोचकर अपने जहन में लेकर पेशावर से कराची आई थी कि अब तक तन्हाई और रोशनी की परवरिश के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइल ने दाऊद की ज़िद की आहिनी दीवार को कमज़ोर कर दिया होगा। थोड़ा बहुत वो उसे जज्बाती तौर पर पिघलाने की कोशिश करके आखिरी चोट मार देंगी। यहाँ पहुँचकर अपनी सोचों के बरक्स देखा तो सख्त बेमज़ा हुई। माँ प्लीज़, दाऊद बरहम मगर मध्यम लहजे में बोला, आप इन मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन के बारे में कोई सख्त बात नहीं कर सकती। खाना ख़राब, उन्होंने सर झटक कर गुस्से में कहा। जवान जहान लड़की नामहरम के साथ एक छत के नीचे रह रही है और तू कहता है कि मुअज़्ज़िज़। दाऊद, मुझे तेरी कम अक्ली पर हैरत होती है। पता नहीं कौन है, कहाँ से, किस मकसद के लिए आई हैं, और तू है कि अपनी बेटी और पूरा घर उनके हवाले करके बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ है। वो गज़बनाकी से बोल रही थी। तो फिर किसके हवाले करता? दाऊद भी चिढ़ गया और एकदम उनके बेड से उठ खड़ा हुआ। आप तो रोशनी को यूं ही छोड़कर चली गई थी। पीछे मैंने किन किन मसाइल का सामना किया आप कुछ भी नहीं जानती, तो मैं और क्या करता? वो भड़क गया। बड़े ठरसे से बेड पर नरम कंबल ओढ़े निमदराज माँ पर चंदा असर न हुआ। वो उसी कदर सुकून और इत्मीनान से बोली, सब तेरी गलती है। कह तो रही थी तुझे कि शादी कर ले शाहाना से,
रोशनी को माँ भी मिल जाती और तुझे घर संभालने वाली भी, मगर तेरे नज़दीक तो माँ की बात की अहमियत ना पहले थी ना अब है। उल्टा ना जाने किन चक्कियों को घर में घुसाकर घर का मालिक बना बैठा है। माँ प्लीज़, वो आजिज़ आकर बोला, आप कुछ दिन के लिए आई हैं, आराम से रहिए और मुझे भी आराम से रहने दें। हाँ, रह आराम से, पर याद रखना कल कला को अगर इस घर और रोशनी को ये दोनों नुकसान पहुंचाकर चलती बनी तो मेरे पास रोते हुए मत आना। वो कहकर बिस्तर पे दराज हो गए। कुछ देर दाऊद बेबसी से उन्हें देखता रहा, फिर मुड़कर कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि हाथ में चाय की ट्रे और आंखों में ढेरों आंसू लिए उम्मीद को खड़े पाया। मामा 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 पास, मामा पास। रोशनी ने रो रोकर घर सर पर उठा रखा था। आलिया भी दाऊद दोनों ही उसे संभालने में नाकाम हो चुके थे। ना वो कुछ खा रही थी ना खेल रही थी। बड़ा ही बिगाड़ रखा है बच्ची को नामुराद ने। फिरोज़ा सोफे पर बड़ा जमान नाक बू चढ़ा रही थी। मेरी प्यारी बेटी। दाऊद ने उसे बाहों में भरने की कोशिश की। कल रात ही उम्मीद ने फिरोज़ा की हर ज़रा सराई सुनने के बाद 1 मिनट मजीद उस घर में न ठहरने का फैसला कर लिया था। दाऊद तो उसे देखकर इतना शर्मिंदा हो गया था कि माजरत भी ना कर सका। वो रोती हुई अपने कमरे में आई, बैग में अपना सामान ठूंसा। आलिया के बौखलाकर पूछने पर कि क्या हुआ, वो फट पड़ी। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मैं यहाँ रहकर सबकी तजलील अमेज़ बातें सुनूं। मैं यहाँ अब 1 मिनट भी मजीद नहीं ठहरूंगी। अभी और इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। जिनका घर है वो संभालें। बहुत जल्द मैं रिहाइश का इंतज़ाम करके आपको भी वही बुलवा लूँगी। उसने बैग की जिप बंद की और अपने हाथ में पकड़ा हैंड बैग दूसरे कंधे पर डाला। एक उदास और नम निगाह सोई हुई मासूम रोशनी पर डाली और घर से बाहर कदम रखती है। आलिया भी उसके अकब में अरे अरे करती रह गई। अपनी दोस्त उमा के हॉस्टल पहुंचने के 1 घंटे बाद उसे आलिया की परेशानी का ख्याल आया। फ़ोन करके अपनी खैरियत की इत्तला और वापस न आने का ऐलान किया। आलिया बीबी उसकी हरकत का मुहरक जानकर अज़द गमगीन हो गई। हालात ने उन्हें क्या से क्या बना दिया था। एक वक्त था कि जब वो बड़ी शान से अपनी हवेली में रहा करती थी। शौहर ने उनसे पसंद की शादी की थी, सो वो सारी ज़िंदगी ससुराल वालों के लिए नापसंदीदा रही। जो ही शौहर की आंखें बंद हुई, गोया आफियत ने भी उनसे निगाहें फेर ली। वो सारी रात तड़प तड़प कर रोती रही। सुबह हुई तो रोशनी ने उनका साथ देना शुरू कर दिया कि वो बुरी तरह उम्मीद की आदी हो चुकी थी। उनके साथ खेलती, उससे खाती हंसाती, उसके साथ सोती, और अब जब आंख खुलने पर वो न दिखी तो उसने भी खाने पीने सोने जागने हर चीज़ से इनकार कर दिया और सिर्फ रोती रही। बाबा मम्मा पास, मम्मा पास। दाऊद की गोद में आकर भी उसका यही राग था। दाऊद ने रोशनी की अबतर हालत देखी और एकदम ही फैसला कुन अंदाज में उठकर खड़ा हुआ। आलिया भी उसने सर झुकाया नदामत से बैठी। आलिया भी की जानिब जवाब तलब निगाहों से देखा। कहाँ गई है उम्मीद, उसने पूछा था। तजलील का जागुसल एहसास, नई जगह, मुस्तकबिल के अंदेशे, उस पर उस नन्ही परी की याद। सोई तो सारी रात उम्मीद भी नहीं थी। कुछ दिन कबल ही उसकी आंख लगी थी कि हुमा ने तकरीबन झंझोड़ते हुए उठाया। उठो मोमी, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? उसने मामुश्किल तमाम सूजी हुई आंखें खोली। शायद रोशनी अपने पापा के साथ, हुमा ने कहा था, और उसने देखा। उम्मीद ने फ़ौरन से पेशतर अपना कंबल उतार फेंका और एक जस्त में चारपाई से उतरकर बिना मुँह धोए या बाल सवारे कमरे से झपाक बाहर। हुमा बड़ी मायने खेजी से मुस्कुराई थी। मामा। वेटिंग लाउंज में मोमल जो ही दाखिल हुई, रोशनी दीवाना वार दाऊद का हाथ छुड़ाकर उस तक आई थी। उम्मीद ने भी बड़ी बेकरारी से उसे अपनी बाहों में उठाया था। रोशनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शायद कुदरत ने इंसान के ख़मीर में ये चीज़ गूंद दिया कि उसकी उम्र कोई भी हो, खुशी की इंतहा पर न जाने इतने बहुत सारे आंसू कहाँ से उसकी आंखों में चले आते हैं। मेरी बच्ची, मेरी रोशनी। उम्मीद उसे बेतहाशा चूम रही थी। मामा धल, उसने अपनी तोतली और अधूरे फिक्रों वाली ज़बान में कहा कि मामा घर चलें। दाऊद ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बस यूं ही खामोशी से अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा बगौर ये मंजर देखता रहा। हाँ क्यों नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर चलेंगे घर। हुमा ने उसका सामान लाकर उसे थमा दिया और जाते वक्त उसके कान में ये सुर फूंका था कि मोहब्बत करने वालों की कदर करना सीखो। अगयार के तानों से घबराकर खुद से मोहब्बत करने वालों को किसी आजमाइश से दो चार कर देना दानिशमंदी नहीं। एक जुर्रतमंदाना कदम जब उठा ही लिया है तो साबित कदमी का मुजाहरा करो। और यूँ भी मेरा वजदान कह रहा है कि वो दिन दूर नहीं कि जब तुम्हारी ये आजमाइश किसी खूबसूरत बंधन में तब्दील हो जाएगी। फिरोज़ा उम्मीद की घर वापसी पर नाराज़ होकर जा चुकी थी। उन्हें समझाना और उनकी बात मान जाना दोनों ही दाऊद के बस में नहीं था और गालबन यही सूरत हाल दूसरी तरफ भी थी।
खैर उम्मीद घर लौट आई। आलिया भी ने रोशनी की हालत के मुतालिक बताया। बहुत परेशान हुई। आते ही उसे खिलाया पिलाया नहलाया, फिर खुद भी उसके साथ आराम से सो गई। मगर आलिया भी को अब जाकर सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हुआ था। उनकी परेशान निगाहें एक दूसरे के साथ इत्मीनान से सोती हुई उम्मीद और रोशनी पर टिकी थी। इस बेनाम रिश्ते का क्या मुस्तकबिल था। रोशनी आज 3 साल की हो गई है दिया। उसकी तीसरी सालगिरह भी मैंने बड़े एहतमाम से सेलिब्रेट किया। वो आज पिंक और सिल्वर रंग के फ्रॉक में बिल्कुल तुम्हारा परतू लग रही थी। उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट और थोड़ी का दिल सब तुमसे बहुत मिलते हैं दिया। और इतना लिखकर दाऊद गहरी सोच में मुस्तगरिक हो गया। लिखना चाहता था कि उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट और थोड़ी का दिल सब तुमसे बहुत मिलते हैं दिया, मगर उसके अंदाज, उसके अतवार, नशिस्त व बर्खास्त सब उम्मीद जैसे। दिया की रोशनी अब उम्मीद के वजूद से मुनक़िस हो रही है। वो चाहता था कि ये बात दिया को बताए, मगर न जाने क्या बात हुई, वो उसके आगे लिख ही नहीं सका। तभी किसी ने बहुत मतविश अंदाज में उसका दरवाज़ा बुरी तरह पीटा था। वो चौंक पड़ा, डायरी बंद करके दराज मुखफिल की और जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने बुरी तरह रोती उम्मीद खड़ी थी। वो अम्मी को न जाने क्या हो रहा है, उनकी सांसें उखड़ रही हैं। उम्मीद ने बेरब्त से जुमले अदा किए थे। ओह चलो। दाऊद गाड़ी की चाबी उठाकर सरहद से बाहर निकला। जैसे तुम्हें तुम्हारी बेटी अजीज़ है मेरे बच्चे। अस्पताल के बेड पर लेटी आलिया भी दाऊद का हाथ अपने कामते हुए ज़ईफ़ मुख्तलिफ ड्रिप्स की सुइयों से छलनी हाथ से थामे बड़ी लजाजत से कह रही थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। बरवक्त अस्पताल पहुंचने पर उन्हें ट्रीटमेंट दी गई, मगर वो अपनी ज़िंदगी से मायूस और मोमल के मुस्तकबिल से खौफज़दा हो गई थी। इसी तरह मुझे मेरी बेटी की बहुत फ़िक्र है दाऊद। उसे तुम ब्लैकमेलिंग, खुद गर्जी, मुफाद परस्ती कुछ भी कहो, मैं जानती हूँ कि दुनिया एक बेआसरा जवान लड़के के साथ क्या सलूक करती है। मेरे बाद मेरी बच्ची कहीं की नहीं रहेगी। तुम्हारी नीयत लाख साफ, मगर दाऊद दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। मेरी बच्ची से तुम्हारी छत का आसरा भी छीन लेगी। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उन्होंने बड़ी आसो उम्मीद से दाऊद का सपाट चेहरा देखा। आप इतनी फ़िक्रमंद क्यों हो रही हैं? इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। दाऊद ने नज़रें चुराकर उन्हें दिलासा दिया। नहीं बेटे। आलिया ने उसका हाथ बेदिली से छोड़ दिया और हाँफने लगी। इतना बोलकर वो थक चुकी थी। चराग की ऊंची लौ उसकी ज़िंदगी के इख्तिताम की खमाजी करती है। मैं जान गई हूँ कि मुझे इन चंद सांसों की मोहलत क्यों दी गई है दाऊद। फिर जैसे आलिया भी की आवाज़ में तहक्कम दर आया। रोशनी उम्मीद के बगैर रह नहीं सकेगी, और ना मोमल बिना किसी जायज़ रिश्ते के तुम्हारे साथ अकेली तन्हा घर में रह सकती है। एक बार मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, आज तुम्हारी बारी है। बताओ, इस एहसान का बदला चुकाने की ताकत रखते हो? एक मरती हुई बेबस माँ हर कीमत पर अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाह रही थी, ख्वाह उसके लिए उसे एहसान जताने जैसी रजील हरकत ही क्यों ना करनी पड़ी। वो कर गई, और दाऊद खान ये सुनकर मुकम्मल सन्नाटे में आ गया था। ठीक है। कुछ देर बाद वो ज़ब्त की इंतहा पर खड़ा बोला था। दाऊद खान एहसान का बदला एहसान से चुकाने की ताकत रखता है। वो आपको मायूस नहीं करेगा। दिया, मुझे माफ़ कर दो। आज तुम्हारा दाऊद तुमसे बेवफाई का इर्तिकाब करने जा रहा है। ज़िंदगी भी अजीब है, इंसान को कभी कभार ऐसे मकाम पर खड़ा करती है कि जिससे मफ़र मुमकिन नहीं होता। एक ज़िंदगी और मौत के दरमियान डोलती हुई माँ जो मेरी मोहसना भी है, मैं चाहकर भी उसकी बात रद्द नहीं कर पा रहा, और रद्द कर भी किस तरह कर सकता हूँ। बिलफ़र्ज़ मोहाल, अगर मैं एहसान फरामोश बन भी जाऊँ, तब फिर मैं रोशनी का क्या करूँगा? मैं उस रोशनी का क्या करूँगा जिसकी ताबनाकी अब उम्मीद से मशरूत हो चुकी है? नहीं दिया, दाऊद इतना कमज़र्फ़ नहीं कि अपनी मोहब्बत की खातिर 3 ज़िंदगियों से, उनकी उम्मीदों से, उनकी तवक्कुआत से खेल जाए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो जवान, तवाना, भरपूर ताकतवर मर्द उस समय फूट फूट कर रो दिया था। रेड और फिरोज़ी काम से बोझल लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार में मलबूस सजी सवरी उम्मीद अपनी बड़ी बड़ी मशहूर कुन आंखों को चपक चपक कर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं। इतना शानदार, मुकम्मल और सबसे बड़ी खूबी जो अमूमन सिंफ मुखालिफ में अनका तस्वुर की जाती है, यानी वफ़ादार मर्द, उसका नसीब बना दिया गया था। क्या ये इनाम मामूली था? वह ड्राइंग रूम के सोफ़े पर बैठी सोच रही थी कि मैं दाऊद को इतनी मोहब्बत दूंगी कि उसका खाली दिल चमक उठेगा। उसने मुझे इतना अपना कर आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया है। मैं ताउम्र उसकी आला ज़र्फ़ी का खराज उसे अदा करती रहूँगी। बी बन्नो, हुमा अंदर आती हुई बोली। वो चौंक गई। अभी से किन सोचों में गुम हो? कुछ ख़ास नहीं, वो मध्यम लहजे में बोली।
देखो मोमी, वो उसके नज़दीक बैठ गई। जैसा कि तुम मुझे बताया करती थी कि दाऊद अपनी पहली बीवी से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, इतनी कि उसके गुजर जाने के बाद भी उसकी यादों के सहारे जिंदा है। मम्मी, अब जबकि उसने तुम्हारी इज्जत और नामूस की खातिर, और सबसे बड़ी बात, हुमा ठहरी। मोमल बगौर उसकी बात सुन रही थी। कुछ तवक्कुफ के बाद हुमा दोबारा कहने लगी, उसने अपनी बेटी की खातिर तुम्हें अपनाया है तो तुम्हें भी उसे कुछ स्पेस देना पड़ेगी। जाहिर है तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में बेदार होने में कुछ वक्त तो लगेगा, और ये अरसा तुम्हें हिकमत और दानिशमंदी से गुजारना होगा। क्या समझी? हुमा ने बात के इख्तिताम पर उसके चेहरे के तासुरात जांचे। ये बात मैं समझती हूँ, उम्मीद ने हकीकत पसंदी से कहा। ये भी जानती हूँ कि ये राह पुरखार है, मगर मुझे खुद पर भरोसा है हुमा कि मैं इस राह के सारे कांटे चुनकर इसे गुलजार बना सकती हूँ। वो पुरज़म लहजे में बोली। खुश रहो। हुमा ने नम आंखों से उसका माथा चूमा था। कुछ देर बाद गवाहान की मौजूदगी में उसका निकाह हो गया। आलिया भी मारे खुशी के रो पड़ी थी। रज़ा, जो शायद शुरू से ही यही चाहता था, बार बार अपनी मसरत का इजहार कर रहा था। ग्रीन शरारे में यहाँ वहाँ खड़े लगाती। रोशनी को संभालने की जिम्मेदारी आज की रात हुमा ने अपने सर बाखुशी ले रखी थी। यूँ देखा जाए तो हर शख्स खुश और मुतमईन था सिवाय दाऊद के। अब उसे रुखसत करके उजला अरूसी में ले जा रहा था। ओह, आज यकीनन उस पुरअसरार ख्वाबगाह के सारे सरबस्ता राज उस पर खुल जाने थे। सरूर व मस्ती उम्मीद के अंग अंग में लहरें बहने लगी, मगर उसे पहला धचका तब लगा जब दाऊद के बेडरूम के बजाय उसे गेस्ट रूम में पहुंचा दिया गया था। ये अलग बात के गेस्ट रूम के बजाय अब ये कमरा बेडरूम का मंजर पेश कर रहा था, और अब यहीं बैठकर उसे दाऊद की आमद का इंतज़ार करना था। वो रात के उस पहर लॉन की चेयर पर बैठा बेतहाशा सिगरेट फूंक रहा था कि उम्मीद के कमरे में नई हैसियत से जाने की हिम्मत वो खुद में नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में वो रात रक्स कर रही थी कि जिस रात दिया उसके नाम से जुड़ी सेज सजाए बैठी थी। एक पल को वो उठा, उसने 2 कदम बढ़ा भी लिए, मगर फिर किसी नादीदा कुव्वत ने जैसे उसके कदमों को जकड़ लिया। तभी अंदर से रज़ा उसकी जानिब आता दिखाई दिया। दाऊद, वो उसे बिना कुछ जताए उसके नज़दीक बैठ गया। मैं जानता हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए आग पर चलने के मुतरादिफ है, मगर दाऊद, अंगारों पर चलने वाले ही तो आखिर में फतेहयाब ठहरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भाभी की यादों से दस्तबरदार हो जाओ, जानता हूँ नहीं हो सकते, मगर ये ज़रूर कहूँगा, चले जाने वालों की याद में खोकर जिंदा इंसानों को फरामोश कर देना इंसानियत नहीं। वो इतना कहकर उसका कंधा थपथपाकर वापस अंदर चला गया। दाऊद ने अध जली सिगरेट फेंकी और उठ खड़ा हुआ, और वाकई वो अंगारों पर चलता हुआ ही कमरे तक आया था, मगर खैर गुजरी कि उसका इंतज़ार करते करते वो सो चुकी थी। दाऊद के लबों से एक तशक्कुराना सांस निकली और वो वहीं सोफे पर ढेर हो गया। उसकी शबे ज़फ़ाफ़ गुजर चुकी थी। सुबह दाऊद से कबल उम्मीद जाग गई थी। यूं ही टेक लगाए लगाए वो अपने नए नवेले दूल्हा का इंतज़ार करते न जाने कब तक कर आंखें मूंद गई थी। अब जो आंख खुली तो सर भारी, पल के बोझल और कमर तख्ता महसूस हुई, मगर इन सारी अजियतों से ज़्यादा तकलीफ़ उसे दाऊद को सोफे पर सोते देख कर हुई थी। वो अपने आंसू खुद ही पूंछती हुई उठी, वॉशरूम में जाकर कपड़े तब्दील किए, मध्यम पड़ता मेकअप साफ़ किया, ज्वेलरी उतारी और वज़ू करके बाहर चली आई। एक शाकी निगाह उस बेदर्द पर डाली और नमाज की नीयत बांध ली। पूरे खशू खजू से नमाज की अदायगी के बाद वो मुकम्मल पुरसुकून हो चुकी थी। जब वो इंसान की फ़िक्र को मौजूद है तब ये परेशानी कैसी। वो खुद ही अपनी हिम्मत बंधाती नमाज के कुछ देर बाद आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चली आई। अरे वाह, दुल्हन बेगम इतने सवेरे बेदार हो गई। वो किचन में दाखिल हो रही थी तब बर्नर के सामने कड़ी चाय बनाती हुमा आहट पर पलटी और उसे देखकर बेसाख्ता नारा लगाया। क्यों? उम्मीद बशाश से मुस्कुराकर बोली। दुल्हन बेगम के सवेरे बेदार होने पर पाबंदी लगा दी गई है क्या? क्या बात है भाई, माशाल्लाह खूब चहक रही हो। रात दुल्हा मियाँ ने कुछ ज़्यादा ही उसने जहाँ सोच की कसीदा ख्वानी तो नहीं कर दी कहीं? हुमा ने चाय का पानी बढ़ाते हुए कहा। बस करो यार। उसकी लतीफ़ सी छेड़छाड़ पर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए वो बोली थी, मगर दिल किरची किरची हुआ जा रहा था। जिसके लिए वो सवारी गई थी उसने तो शायद उसे नज़र भरकर देखना भी गवारा ना किया था। अब आराम और शराफत से जाकर सामने डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाओ और मुझे शर्फ़ मेज़बानी बख्शो। कल से यहाँ काम में लगी हुई हो। उम्मीद ने उसके हाथ से चाय की पत्ती का जार लेते हुए कहा, मगर उमा ने हाथ पीछे किया और खुद ही अपने हिसाब से खौलते पानी में पत्ती डालने लगी। रहने दो अभी दुल्हन बेगम, अब मैं इतनी भी फोड़ और बेढंगी नहीं कि नई नवेली दुल्हन सहेली का घर ना संभाल सकूं, चलो फिर संभालो। उम्मीद किचन में लगी मुख्तसर से 4 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी हुई बोली।
रात रोशनी ने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया? अरे नहीं, खासी थकी हुई थी, खुद ही आराम से सो गई। उसने चाय कपों में निकाली, कैबिनेट से प्लेट, चम्मच वगैरह और फ्रिज से ब्रेड, जली, मक्खन सब टेबल पर सेट करके खुद भी आ बैठी। कहाँ गुम हो यार, चाय ठंडी हो रही है, उमा ने स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए कहा। तो वो जो सोचों के घने जंगल में भटक रही थी, चौंक कर होश में आई और ठंडी सांस लेकर चाय की जानिब मुतवज्जे हो गई। करीबी दोस्त अहबाब को बुलाकर उसने वलीमे की दावत भी कर दी। हुमा हज़ारों नसीहतों के साथ अपने हॉस्टल सुधारी। आज की रात उम्मीद ने गुज़श्ता शब वाली हमाकत न दोहराई। कमरे में आकर खामोशी से लिबास तब्दील किया। घरेलू हुलिया में आने के बाद वो रात बसर करने के घर से रोशनी और आलिया के कमरे में जाने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि दाऊद कमरे में दाखिल हुआ। नज़रें मिली। दाऊद के अंदाज में दर्जा अजनबियत थी, मगर वो उम्मीद को कमरे से जाता देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। उम्मीद, सो उसने बेसाख्ता ही घबरा कर पुकार लिया। उम्मीद इस्तजाब से पलटी। जी, कहाँ जा रही हो? रोशनी के पास। नहीं, यहीं ठहरो, वो तहकमाना अंदाज में बोला। नहीं, आप मेरी वजह से खामखा डिस्टर्ब होंगे, वो नज़रें झुकाए कह रही थी, अंदाज जताता हुआ सा था। मैंने कहा ना, यहीं ठहरो, बल्कि बैठो, मैं तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वो इज़्तिरारी अंदाज में अपने घने बालों में उंगलियां चलाता हुआ सोफ़े पर बैठ गया। उम्मीद उसके मुकाबिल बेड पर आ बैठी। चल अब मैं वो यूं ही गैर मरई नुक्ते को तकता रहा, फिर जैसे चौंका। हाँ, उसने कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ कि यकीनन ये शादी तुम्हारे लिए भी उतनी ही गैर मतवक्को रही होगी जितनी कि मेरे लिए, मगर ज़िंदगी शायद गैर मतवक्को वाक़यात ही का नाम है। हाँ, ये बात सच है कि दिया। इतना कहकर वो ठहर गया, ऐसे जैसे वो उस नाम को पूरी तरह महसूस कर रहा हो। उम्मीद यकजक उसकी जानिब देख रही थी। मेरी ज़िंदगी उसी एक नाम से शुरू और उसी पर ख़त्म हो जाती है, मगर इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से कब जी सका है? मैं भी नहीं जी पाया। वो देखते ही देखते मुझे तन्हा छोड़ गई। अक्सर उसके सर में दर्द उठा करता था, हल्की फुल्की मेडिसिन ले लिया करती थी वो। मेरा भी इतना ध्यान नहीं गया कि वो दर्द मामूली नहीं, दिमाग में ट्यूमर पल रहा था उसके। वो बेबसी से अपने हाथ भींचता हुआ बोला। उम्मीद ने उसकी तकलीफ़ को महसूस किया। वो मुझे छोड़ गई, मगर मैं उसे नहीं छोड़ सका। वो मुझे अपने रूह में हलूल महसूस होती है। वो अब अपने आप में नहीं रहा था। होता तो अपनी बीवी के सामने यूं अपनी महबूबा का तज़किरा कर रहा होता, उम्मीद को पता भी नहीं चला, और उसके आंसू आवाज़ बहने लगे। मैं हर रोज़ हर वक्त उससे महवे गुफ्तगू रहता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती, मगर वो बोलते बोलते हड़बड़ा कर बुरी तरह चौंका था, फिर सीधा हुआ। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, फिर संभल कर कहना शुरू हुआ। देखो उम्मीद, मैं जानता हूँ कि इस नए रिश्ते के हवाले से तुम्हारी भी कुछ तवक्कुआत होंगी। मेरा ये सब कुछ तुम्हें बताने का सिर्फ ये मकसद है कि तुम मेरी पोजीशन को समझ सको। मुझे कुछ वक्त दरकार है। अब जबकि तुम मेरी ज़िंदगी की साथी बना ही दी गई हो, तो मेरा साथ दो। मैं आलिया भी के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। वो क्या सोचेंगे कि मैं उनके कहे का मान न रख सका। नहीं उम्मीद, ऐसा मत करो, उसने संजीदगी से उसे समझाना चाहा। आलिया भी? उम्मीद ने ताज्जुब से उसे देखा। अम्मी ने क्या कहा है आपसे? दाऊद गड़बड़ा गया। वो यकीनन लाइम थी कि ये शादी आलिया भी ही की ख्वाहिश पर की गई है, उनकी ख्वाहिश और दाऊद की ज़रूरत। वो असल में, अगर तुम शादी की दूसरी रात ही रोशनी के पास मुझे अकेला छोड़कर चली गई, तो मैं उनसे सवालात का क्या जवाब दूंगा? दाऊद ने बरवक्त बात बनाई। मैं कोशिश करूंगी। यकीनन दाऊद की तावील उसे मुतमईन कर गई थी, इसीलिए वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली कि आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। गुड गर्ल, दाऊद अपनी नशिस्त से उठता हुआ बोला। अब तुम आराम से यहाँ सो जाओ, मुझे काम है, मैं थोड़ी देर बाद वापस यहीं आ जाऊँगा। वो अपना लाइटर और सिगरेट उठाता हुआ बोला और कमरा अबूर कर गया। वो उसे यहाँ रोक कर खुद कमरे से चला गया था। दोनों बातों में क्या तफावत है, ये सोचने के लिए अभी पूरी रात पड़ी थी, इसलिए गुमसुम सी उम्मीद सोचे गई। दिया, उम्मीद एक अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी कि कोई भी लड़का उसकी तमन्ना कर सकता था, मगर मैं उसका तमन्ना ही ना था कि मुझे तुम्हारा सौदा ही काफ़ी है। मगर ज़िंदगी की ज़रूरियात को, ख्वाहिशों और तमन्नाओं से कोई गर्ज नहीं हुआ करती। उम्मीद और रोशनी के अजीब ताल्लुक़ ने इस रिश्ते को जन्म दिया है और मैं इस रिश्ते का एहतराम करने पर मजबूर हूँ। हाँ दिया, उम्मीद मेरे लिए मोहतरम है। जैसी बेगर्ज मोहब्बत वो रोशनी को दे रही है, जितने प्यार और एहसास से वो उसकी परवरिश कर रही है, मैं ख़ुद को उसका मकरूज़ समझने लगा हूँ। मैं नहीं जानता हमारे रिश्ते का मुस्तकबिल क्या है, मगर इतना जान गया हूँ कि मुझे उम्मीद का कर्ज चुकाना ही होगा। फिर बहुत सारे दिन यूँ ही आम अंदाज से गुजरते चले गए। रोशनी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और आलिया भी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। दाऊद का रवैया उम्मीद के साथ अनुज दातल की लिए हुए था। हाँ, मगर वो आते जाते या उसका सामना होने पर उससे कैसी हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ भी पूछ लिया करता। वो भी मशीनी अंदाज में ठीक हूँ और नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कह दिया करती। इसके बाद दोनों अपनी अपनी राह पकड़ते
अब तक तो उम्मीद बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा थी, मगर रिश्ते के साथ ही एहसासात बदल गए थे। वहीं दाऊद जो पहले उसे अजीम लगा करता था, अब उसकी अजमत से उसे चिढ़ महसूस होने लगी थी। पहले उसे दिया पर रश्क आया करता था, अब वो उसे हसद महसूस करने लगी। क्या इश्क था साहब, जिसने जवान खूबसूरत बीवी का वजूद भुला रखा था। मगर फिर भी वो बड़े इस्तक़लाल से अपने महाज पर डटी हुई थी और डटी रही थी कि एक दिन बिल्कुल इत्तेफाक से वो रोज़ाना की तरह दाऊद के ऑफिस जाने के बाद सफाई वाली से अपनी निगरानी में घर की सफाई सुथराई करवा रही थी कि अचानक ही उसकी नज़र दाऊद के हमेशा मुखबिर रहने वाले बेडरूम के दरवाजे पर पड़ी। झरी सी दिखाई दी, उसने अपना वाहिमा समझ कर डाला, मगर नहीं, ज़रा करीब आई। दरवाज़ा वाकई खुला हुआ था। दाऊद की फाश गलती, मगर उसके पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। अफरा तफरी में काम वाली से सफाई करवाई, उसे चलता किया और कमरे में दाखिल हुई। अपनी दस्तरस से बाहर जिस चीज़ को बहुत सोचा गया हो, मोजज़ाती तौर पर वो शय हाथ लग जाने पर इंसान को जो महसूस हो सकता है, वही एहसासात उस वक्त उम्मीद के थे। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था कि मखमल के बाहरी मैरून और गोल्ड पर्दे खिड़कियों पर पड़े रोशनी का रास्ता रोके हुए थे। उसने संभल संभल कर कदम उठाते हुए अपने नम हाथों से बटन ऑन किया। यकदमी तो दिया रोशनी ने अंधेरे का गला दबा दिया। अखरोटी रंग के भारी चनियोटी फर्नीचर से कमरा भरा भरा सा महसूस होता था। बिस्तर पर खुलते हुए हरे रंग की बादामी फूलों वाली चादर बिछी थी, मगर उसकी निगाहों ने कमरे की खूबसूरती सराहने की बजाय अपनी सारी तवज्जो साइड टेबल पर रखी सुनहरे फ्रेम वाली दुल्हन की तस्वीर पर कर ली थी। वो अनजानी सी कशिश के ज़ेर असर तस्वीर तक आई और उसे हाथ में उठाकर बिना पलक झपके देखे गई। खूबसूरती के सारे इस्तारे उस पर पूरे उतरते थे कि जिसके गिर्द दाऊद ने बड़े इस्तेकाक से अपना मजबूत बाजू हमाल कर रखा था। उसने वो तस्वीर वापस रख दी। धीरे धीरे कदम उठाती डाइनिंग टेबल तक आई। वहाँ सिल्वर डिजिटल कैमरा रखा था। बिना कुछ सोचे समझे उसने ऑन कर लिया और यके बाद देकर इन अमर लम्हों की चश्मदीद गवाह बन गई जो दिया और दाऊद ने एक साथ जिए थे। जब से आई हो नॉन स्टॉप रोए चले जा रही हो, कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? हुमा आजिज़ होकर बोली। नहीं हुमा, मैं हार गई। मैं अपनी ज़िंदगी की ये बाजी बुरी तरह हार गई हूँ, उसने सिसकते हुए कहा। कौन सी बाजी और कैसी हार, कुछ बताओ तो सही। हुमा फिक्रमंदी से उसे देख रही थी। उम्मीद ने सामने टेबल पर रखा पानी का गिलास लबों से लगा लिया। खाली गिलास रखकर खुद पर काबू पाने के बाद बोली। आज इत्फाकन दाऊद अपने और दिया के बेडरूम के दरवाजे को खुला छोड़ गए थे। हुमा, शादी से कबल मुझे वो कमरा अनमिट मोहब्बतों का अमीन पुरस्कार लगा करता था। जाहिर है जितने एहतमाम से दाऊद उसे बंद रखा करते थे, उसके मुतल्लिक मुतजस्सिस होना फितरी बात थी। मगर मुझे क्या पता था कि उसका इसरार मुझ पर यूँ खुलेगा कि मेरा वजूद ही लापता हो जाएगा। वो फिर रोने लगी। हुआ क्या? हुमा की समझ में खाक ना आया। उसने रोते से सकते सारी रोदात सुना दी। बस इतनी सी बात। सारी बात सुनकर हुमा ने दानिशमंद की तरह नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये इतनी सी बात है हुमा। वो शख्स टूटकर दीवानों की तरह अपनी बीवी को चाहता और शायद सारी उम्र चाहता रहेगा, तो इस सारे किस्से में मैं कहाँ मौजूद हूँ? वो अफसरदगी से बोली। तुम उसके घर में, उसकी ज़िंदगी में मौजूद हो। उसकी बेटी की माँ हो तुम, उसकी ज़िंदगी की हकीकत, और वो एक साए की मोहब्बत में गिरफ्तार और तुम साए से डर रही हो। उम्मीद, इतनी कम हिम्मत हो तुम कभी ना थी। वो साया मेरी ज़िंदगी पर हावी है उमा। दाऊद ने आज तक मुझे बीवी के रूप में कबूल नहीं किया, उसने रोते हुए इंकशाफ किया। उमा इस बात पर बुरी तरह चौंकी, फिर गहरे तफक्कुर में डूब गई। कुछ देर बाद लब कुशा हुई तो आवाज़ में गहरी संजीदगी और ठहराव था। ठीक है, नहीं किया तो कर लेगा। अभी तुम्हारी शादी को महज चंद माह ही तो हुए हैं और तुम अभी से सौदो ज़िया के चक्कर में पड़ गए तो खाली हाथ रह जाओगे। अब इन शिकायत पर दिल छोटा करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये सब तुम्हें शादी करने से कबल सोचना चाहिए था। ये बात पहले ही से तुम्हारे इल्म में थी कि वो अपनी पहली बीवी से शदीद किस्म के इश्क में मुब्तला है। अब यूँ रो धोकर रकाबत में जल कर करने से तो कुछ नहीं होगा। अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो तुम्हारा शौहर है, वो ताल्लुकात इस्तवार करने में पहल नहीं कर रहा, तो ये कदम तुम ही उठा लो। उसकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखो, अपने होने का एहसास दिलाओ, उससे रोशनी के मुतालिक बातें शेयर किया करो। उसने अपने दिलो दिमाग को खौल में बंद कर रखा। तुम वो खौल चटकाने की कोशिश करो। उसके गिर्द अपनी खिदमत गुजारी और अतात गुजारी का ऐसा मजबूत जाल बना दो कि वो इससे बाहर निकल ही ना पाए। उसकी बातें गौर से सुनती उम्मीद बोली, मगर इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? करके देखो, आजमाइशी शर्त है। उसने बात ख़त्म कर दी।
मगर ये सब करने की नौबत ही ना आई। कुदरत ने उन दोनों को नज़दीक लाने के मौका फराहम कर दिया। उस रोज़ सरे शाम आलिया बी की तबीयत अकड़ी अकड़ी सी थी। रात पड़ते पड़ते उन पर बेहोशी तारी हो गई। उम्मीद को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। दाऊद उन्हें अस्पताल लेकर गया, मगर बेसुध। मुसाफिर अपना सफ़र तमाम कर चुका था। उम्मीद की ज़िंदगी में तूफान सा दर आया। वो बिलक बिलक कर किसी छोटी बच्ची की तरह रो रही थी। हुमा उसकी दगर को हालत देखकर खुद भी रो पड़ी, मगर फिर भी उसे सब्र की तलकीन मतवातिर करती रही, मगर उसे सब्र आ ही नहीं रहा था। दाऊद की आंखें भी नम थी। आज आलिया बी के इंतकाल को 7वां रोज़ था, मगर उम्मीद की बेकरार रूह को किसी पल चैन न था। दाऊद हस्बे मामूल सोफे पर नीम दराज सिगरेट फूंकने में मशगूल था, जब बड़ी मुश्किल से सोई हुई उम्मीद चीख मार कर उठी थी। अम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अम्मी, आपने मुझे अकेला छोड़ते हुए मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं किया कि मैं आपके बाद कैसे रहूँगी। वो रोते हुए मुसलसल इन्हीं अल्फाज की गर्दान कर रही थी। दाऊद, जो बहुत गौर से उसे देख रहा था, कुछ देर आलमे तजब्जुब में रहा, फिर सिगरेट एशट्रे में बुझाकर उस तक आया, उसके करीब बैठकर बोला, क्यों रोती हो उम्मीद? क्या मैं और रोशनी तुम्हारे नहीं? वो रोना भूलकर उसे तहीर से देखने लगी, और दाऊद ने उसे खुद से लगाते हुए कहा था, अब मत रोना, मैं और रोशनी तुम्हारे ही हैं, तुम अकेली नहीं। ठीक ही कहा था मैंने कि वो एक साय के खौफ में मुब्तला थी। ये शानदार घर उसका था, दाऊद जैसा बेमिसाल शख्स उसका था, रोशनी उसका दम भरती थी। दाऊद ने उसे एतबार बख्शा तो उसने भी अपनी सारी मोहब्बतें उसी पर लौटा दी। वो एक अतात गुजार फरमा बरदार बीवी थी। दाऊद भी उसकी सारी ज़रूरियात का ख्याल रखता। उम्मीद ने सारे घर की तज़यीन और आराइश अपनी मर्ज़ी से की। दाऊद ने एतराज़ न किया। लॉन में अपनी मर्ज़ी से कुछ नए पौधे लगाए, बीज बोए, मगर जब वो एक सूखा खुश्क पीला पड़ता मोगरे का पौधा उखाड़ने लगी, तब वो बेसाख्ता बोल बैठा, मम्मी, इसे यहाँ से ना उखाड़ना। क्यों? खुश्क और बदनुमा हो गया है। क्यारी की सारी खूबसूरती इसकी वजह से गहना रही थी। मेरी नज़र से देखो, इससे खुशनुमा और तरोताज़ा पौधा इस रोज़ ज़मीन पर नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मगर यार, इस घर को ख़रीदने के बाद इस लॉन में ये पहली चीज़ थी जो मैंने बड़े अरमानों से बोई थी। अरे, उम्मीद हंस पड़ी। ठीक है बाबा, नहीं हटाती इसे, अब खुश? वो यकीनन एक अच्छी बीवी थी जो शौहर की बातों की ज़्यादा कुरैद नहीं करती थी। उम्मीद ने अपना और दाऊद का बेडरूम भी अपनी मर्ज़ी से संभाल लिया था। क्या हुआ जो आज भी दाऊद अपना और दिया का बेडरूम मकफल रखता था? हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पुरअसरार पहलू ज़रूर होता है। उम्मीद ने ज़िंदगी से यही सीखा था कि कुछ राजों पर हमेशा पर्दे ही पड़े रहने चाहिए। हिजाब उठ जाए तो ज़ख्म खुल जाते हैं। अब इतने साल बाद दाऊद पर, उसके घर पर और उसके दिल पर बिला शिरकत गैर उम्मीद की हुक्मरानी थी। गुज़रते वक्त ने उनके रिश्ते को मज़ीद मजबूत किया था। उनकी सिवाय रोशनी के कोई और औलाद ना हो सकी। ये बात अक्सर उम्मीद को मलूलो दिल गिरफ्तार कर देती, मगर रोशनी इतनी प्यारी और फर्माबरदार वफ़ादार बेटी थी कि उम्मीद के दिल से रफ्ता रफ्ता ये कसक जाती रही। उनकी ज़िंदगी में कहीं उतार चढ़ाव भी आए कि दुनिया कभी किसी को चैन से जीने नहीं देती। दुनिया कदम कदम पर उसे सौतेली माँ होने का एहसास दिलाती रही। उसने तमाम हालात का मुकाबला किया, और सच तो ये है कि ये दाऊद ही था जो उसके गिर्द हसार और कड़ी धूप में सर पर साहिबान बन गया था, मगर कभी कभार उसके दिल में खदशे सर उठाते थे। सो रोशनी की ज़िंदगी के फ़ैसले का इख्तियार उम्मीद को सौंप कर दाऊद ने इन खदशात का सर कुचल दिया और उसकी रियाजत को सुनहरा ताज पहनाकर उसे सुरखरुई बख्शी थी। दिया, कल तुम्हारी रोशनी इस घर से रुखसत हो जाएगी। बिलाशुबा उम्मीद ने उसकी तालीम और तरबियत पर उस बेहतरीन अंदाज से मेहनत की कि आज मुझे अपने इस फ़ैसले पर फ़ख्र और इत्मीनान महसूस होता है, और मेरा दिल खुदा के बाद आलिया बी का अज़हद शुक्रगुज़ार है। सच तो यह है कि जिस वक्त आलिया बी ने अपने एहसान का बदला मुझसे उम्मीद के साथ शादी की सूरत में मांगा था, मुझे उनका ये मुतालबा बेहद खुद गर्जाना ही लगा था, और मेरा दिल कतई उसका साथ कबूलने पर राज़ी नहीं था। और फिर मेरे सामने रोशनी और उसकी उम्मीद के लिए तड़प और मोहब्बत भी थी, और ख़ुद रोशनी की परवरिश का मसला भी दरपेश था। ये बात तय है दिया कि कुदरत जो हमारे लिए पसंद करती है उसी में हमारी भलाई मज़मर होती है। बेशक उम्मीद ने रोशनी को बहुत अच्छी तरह संभाला, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। वो एक बेहतरीन माँ और अच्छी बीवी है, मगर दिया, मेरे दिल में कभी कभी ये ख्याल बड़ी शिद्दत से दर आता है कि अगर आज तुम यहाँ मेरे पास मौजूद होती तो इस बेरंग ज़िंदगी के मनाजिर किस रंग में रंगे होते। शायद रो पहले गुलाबी, अर्गवानी या फिर धानी, कुछ मालूम नहीं, मगर फिर भी कभी कभार मैं न जाने क्यों यही सोचता रहता हूँ। उसने लिखकर डायरी बंद कर दी। कमरे में घुटन बढ़ने लगी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा, फिर एकदम कमरे से बाहर कदम बढ़ा दिए, मगर बेध्यानी में सालों पहले की तरह कमरे का दरवाज़ा मुक़फ़ल करना भूल गया। सारी रात गुजर गई, मगर दाऊद के अंदाज़े नशिस्त में तब्दीली बाकी ना हुई। यहाँ तक कि नौकर बेदार हो गया। वो किसी हारे हुए फाते की तरह बैठा था। शरफुद्दीन उससे चाय का पूछने
चला आया। आह चाय। वो बुरी तरह चौंक कर खाली उलझनी के आलम में उसे देखने लगा। क्या सुबह हो गई? जी साहब, उसने मुअद्दिब लहजे में जवाब दिया, बल्कि अब तो खासा दिन चढ़ा है। अच्छा, वो तहीर से बोला। फिर संभल कर कहने लगा, हाँ ले आओ चाय, मैं कमरे में हूँ अपने। वो बड़ी दिक्कतों से उठा, जैसे हज़ारों मन बोझ किसी ने उसके वजूद पर लाद रखा। बेचारे साहब जी। शरफुद्दीन उसे शिकस्ता कदमों से अपने कमरे की तरफ जाते देखकर सोचने लगा, इकलौती बेटी को ब्याह कर कितने गमगीन है। मगर तुम क्या भूल गए शरफू, तुम भी तो अपनी धी रानी को ब्याह कर कितने ही रोज़ यूं ही अफसुर्दा फिरे थे। सच है, बेटी बड़ी प्यारी चीज़ है। उसे किसी अनजान को सौंप कर कलेजा कांपता ही रहता है। वो सर झटक कर चाय बनाने चल दिया। सुबह के 10 बज चुके थे, मगर प्रोफेसर उमर यज़दानी ने अपनी बिखरी हुई, उलझी हुई, शिकस्त खोरदा जज्बाती सहेली जो रात भर रोती रही थी और सुबह के करीब जाकर कहीं सुकून आवर दवाई के ज़ेर असर सोई थी, को अब तक नहीं जगाया था। अच्छा था कि वो खुद ही जागती। रात रोशनी की शादी के फंक्शन से लौटने के तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद उसका फ़ोन आया था। उसने बस इतना कहा कि मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हारी तरफ आना है, हो सके तो प्लीज़ अपने ड्राइवर को भेज देना। और हुमा इतनी अक्लमंद तो बहरहाल थी ही कि बिना सवाल किए उसका मुतालबा पूरा कर दिया। वो आई, हाथ में सूटकेस था। हुमा ने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया, मामूल के मुताबिक उसका इस्तकबाल किया, उसके साथ चाय पी। वो इस तमाम अरसे में बिल्कुल खामोश रही, फिर रोने लगी और बेरब से अंदाज में अपना दुख, अपना शिकवा, अपना दर्द सब कुछ उसके सामने उगल दिया। उमर ने सब कुछ खामोशी से सुना, उसका कंधा मोहब्बत से दबाया, नींद की गोली खिलाई और आराम से सो जाने की तलकीन के साथ कमरे से बाहर निकल गई। और अब उसी तहम्मुल और सकून से उसकी बेदारी की मुंतज़िर थी। खुद उसका बेटा पढ़ाई के घर से मुल्क से बाहर था। शौहर जस्टिस SM इकबाल किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। बेगम साहब, अब तो 10 बज चुके हैं, आपका नाश्ता बना दूँ? ज़रीना ने आकर पूछा। ऐसा करो। वो जो आराम कुर्सी पर बैठी आज का अखबार देख रही थी, अखबार से नज़र हटाकर सोचती हुई बोली, बनाना शुरू कर दो, मेरा और उम्मीद हम दोनों का, शायद इतनी देर में वो जाग जाए। जी। हुआ नाश्ता बनाने के दौरान वो जाग गई। यही हुआ। हुमा ने बसिद इसरार उसे नाश्ता करवाया, फिर चाय लेकर उसके साथ लॉन की जानिब निकल आई। सर्दियों के दिन थे, शाखावर भी ठठरा हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी हल्की तपिश वाली किरणें जिस्म को भली लग रही थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? हुमा ने पूछा। पता नहीं। उम्मीद का चेहरा सता हुआ और आवाज़ नाहमवार थी। हुमा ने पुरसोच हुनकारा भरा। रोशनी की शादीशुदा ज़िंदगी की अव्वलीन सुबह, क्या तुम्हें रोशनी को लेने उसके घर नहीं जाना है? कौन रोशनी? उम्मीद ने गर्दन उसकी जानिब मोड़कर हद दर्जा बेगानगी से पूछा। तुम्हारी बेटी। हुमा मध्यम से मुस्कुराई। वो मेरी कुछ नहीं लगती, आवाज़ भराने लगी। 18 साल खुद को उसकी खातिर हलकान क्यों किया फिर? बड़ी नादानी हुई मुझसे। वो चलते चलते थक कर लॉन चेयर पर आ बैठी और हाँफने लगी। नाराज़ दाऊद भाई से हो? हुमा भी वहीं आ बैठी। तो फिर खुद को और रोशनी को सज़ा क्यों दे रही हो? मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, उम्मीद चिल्लाई। नाराज़ अपनों से हुआ जाता है, जब वो मेरे कुछ लगते ही नहीं तो मेरी नाराज़गी कैसी? तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते? हुमा प्लीज़, तुम मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करना। मैं अब कुछ नहीं समझना चाहती। मैंने इतने साल उस शख्स से टूटकर मोहब्बत की, उसकी औलाद पाली, उसका घर संवारा, उसकी ज़रूरियात का खुद से बढ़कर ख्याल रखा। उसने बदले में मुझे क्या दिया? अपने दिल में थोड़ी सी जगह तक न दे सका। उसने बहालत मजबूरी मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। मजबूरी के तहत मेरा साथ निभाता रहा, मुझे ज़रूरत की तरह बरतता रहा। क्या तुम मेरी अजियत समझ सकती हो? हरगिज़ नहीं। उसने अपने हाथों से अपनी डायरी में लिखा है कि वो मेरा शुक्रगुज़ार है, मेरा मकरूज़ है, ज़िंदगी का साथी है मेरा, मगर मोहब्बत वो आज भी उसी दिया से करता है। हुमा, मेरी तो उम्र रायगागी उस शख्स के पीछे। वो फूट फूट कर रो दी। हुमा मतानत से मुस्कुराई। यकीन मानो उम्मीद, तुम्हारे जैसी बेअक्ल औरत मेरी निगाह से आज तक नहीं गुजरी। वो तुम्हारा मशकूर है, ज़िंदगी का साथी है, तुम्हारी मोहब्बत और वफाशारी का कर्जदार है, और तुम यहाँ बैठी मोहब्बत को रो रही हो। मोहब्बत ही की तो कमी रुलाती है? हरगिज़ नहीं। मोहब्बत की कमी शायद दिल दुखाती है, मगर औरत की ज़िंदगी में रोने के लिए और बहुत सी बातें मौजूद हुआ करती हैं। उम्मीद, इकबाल एक वकील हैं, दिन रात उनके पास ऐसे मुत्तहिद केसेस आते हैं कि तुम सुनो तो दंग रह जाओ, अपना दर्द भूल जाओ। और फिर तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अगर दाऊद भाई तुमसे शादी के बाद किसी और से मोहब्बत कर बैठते, या मोहब्बत छोड़ो किसी से अफेयर चला लेते, या कोई ताल्लुक़ कायम कर लेते, तब तुम उनका क्या बिगाड़ लेती? ऐसे मकामात तो शादीशुदा मर्द हजरात की ज़िंदगी में अक्सर आ जाया करते हैं। इस मकाम पर तुम्हारा इक़दाम क्या होता? वो इस किस्म के मर्दों में से नहीं है, उम्मीद बेसाख्ता बोली।
मैं यही तो तुम्हें समझा रही हूँ कि अपनी उम्र के इस हिस्से में आकर क्यों अपनी रियाजत खाक में मिला रही हो, वो रसानिया से बोली। मगर मोहब्बत, क्या मोहब्बत की कोई हकीकत नहीं? सच तो यह है हुमा कि रूह की प्यास सिर्फ सच्ची और पुरखुलूस मोहब्बत ही है से बुझती है। ये सब किताबी बातें हैं। उमर ने इस्तज़ाइया कहा, अगर होता ना तुम्हारा शौहर कोई हद छठ, बद ज़बान, बद लिहाज और माली लिहाज से गैर मुस्तहकम शख्स, तब मैं तुमसे ये रूह की प्यास के फ़लसफ़ों की हकीकत पूछती। अब की बार उम्मीद खामोश रही। ज़िंदगी में मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलता। अक्लमंद वही है जो इस रम्ज़ को समझ ले। ज़िंदगी आसानी से गुजर जाती है। उम्मीद गहरी सोच में गुम हो चुकी थी। बाबा, दाऊद अपने कमरे में अंधेरा की आंखों पर बाजू रखे बेड पर दराज हिसाब ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। तभी उनके कानों में ये जानी पहचानी ज़िंदगी से भरपूर खनकदार आवाज़ गूंजी। उन्होंने चौंक कर आंखों से बाजू हटाया। मैं आ गई, वो कमरे में दाखिल होकर खिड़कियों से पर्दे हटाते हुए बोली। कमरे का बोझल अंधेरा खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। वो सरद से उठ बैठे। कैसे आई? कौन लेकर आया है तुम्हें? वो हैरानी से पूछने लगे। शोएब के साथ आई हूँ। और कौन लेकर आता? वो धप से उनके नज़दीक बैठ गई। आप दोनों की इतनी याद आ रही थी। जैसे ही शोएब जागे फटाफट उनके साथ यहाँ आ गई। वो लाड से दाऊद के कंधे पर अपना सर रखकर बोली। दाऊद का हाथ बेसाख्ता उसके रेशमी बालों वाले सर पर ठहरा। बहुत गलत बात है रोशनी, न जाने शोएब क्या सोचता होगा। फिर रवाज के मुताबिक हमें तुम्हारे घर तुम्हें लेने आना था। वो तनबीहन बोला, मगर लहजे से पदराना शफकत साफ झलकती थी। वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो दाऊद के कंधे से अलग होते हुए बोली। और अगर आप लोग ने आना था तो अब तक आए क्यों नहीं थे? वो मुंह फुलाकर बोली। वो दरअसल इस सवाल का दाऊद क्या जवाब देता। अच्छा छोड़िए। वो बेड से उठती हुई बोली, मामा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है, बहुत सी बातें शेयर करनी है। वो बोलती हुई कमरे से जाने लगी। तुम्हारी मामा ये घर छोड़कर जा चुकी हैं। दाऊद की पस्त मगर गमगीन आवाज़ सुनाई दी। रोशनी एकदम ठहर गई, फिर मुड़ी। घर छोड़कर चली गई? मगर क्यों? वो ताज्जुब से बोली। शायद मेरी ही किसी बात पर नाराज़ हो गई हैं। दाऊद नज़रें चुराते हुए बोले। चंद सानिया रोशनी बिल्कुल दिया किसी अंदाज में कमर पर हाथ टिकाया उन्हें शाकी नज़रों से देखती रही। फिर बोली, और आपने उन्हें जाने दिया? रोका क्यों नहीं? वो जिरह करने लगी। रोका था, नहीं रुकी। वो बेचैनी से उठ खड़े हुए। ओह वेरी सैड, यकीनन बहुत सीरियसली हर्ट हुई हैं। वो खुद कलामी करने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दाऊद फिक्रमंदी से कमरे में टहलने लगे। कुछ भी करें मगर उन्हें मना ले बाबा। मैं ज़िंदगी में दूसरी बार अपनी माँ से महरूम होना नहीं चाहती। माँ, उसकी आवाज़ गलोगीर हो गई और आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। हाँ, मैं उसे ज़रूर मना लूँगा मेरी बेटी कि ज़िंदगी में दूसरी बार मैं अपना हमसफ़र खोना नहीं चाहता। और फिर दाऊद रोशनी को साथ लिए उमा के घर चलाया। ज़ाहिर उम्मीद का ज़िंदगी में दाऊद और रोशनी के बाद अगर कोई था तो वो हुमा ही थी। मुलाजमा ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, अंदर उनकी आमद की इत्तला पहुंचाई। कुछ देर बाद चाय और हुमा एक साथ आते दिखाई दिए। उमा ने बड़े प्यार से रोशनी को साथ लगाकर दुआ दी और मुस्कुराकर कहने लगी, अपनी मामा को लेने आई है नई दबेली दुल्हनिया। भाई ये तो एक नई रस्म ईजाद हो गई। रोशनी फीकी सी हंसी हंस दी। दाऊद संजीदगी तारी किए बैठा था। जी आंटी, सुबह घर आने पर पता चला मुझे कि मामा किसी बात पर नाराज़ होकर घर छोड़ आई हैं। तो क्या उसकी नाराज़गी गलत है? उसने बराह रास्त खामोश बैठे दाऊद को मुखातिब किया। क्या इतने बरस बेलौस मोहब्बतें लुटाने वाली को इतना हक भी हासिल नहीं कि इतनी नाराज़गी ही जता सके? वो मज़ीद बोली, नाराज़ होने का हक भी हासिल है और जताने का भी, मगर पता तो चले कि आखिर वो इतने नाजुक मौके पर किस बात पर नाराज़ होकर घर छोड़ आई है। दाऊद संभल कर बैठ गया और नागवारी से बोला, मौका की नज़ाकत का एहसास उसे भी है, मगर लगती है ना कभी कभी ऐसी चोट दिल पर कि इस चोट का दर्द इंसान को हर शय से मावरा कर देता है। हम अपनी सहेली का केस बड़ी जाँफशानी से लड़ रही थी। कैसी चोट, कहाँ का दर्द, कुछ पता तो चले। सारे घर की मलका और स्याह सफ़ेद की मालिक है वो। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जब वो यूं घर छोड़कर चली आई? दाऊद गिला अमेज़ नाराज़ी से बोला। रोशनी खामोशी से टकर टकर कभी दाऊद तो कभी हुमा को देख रही थी। उसकी बात पर हुमा अपने अज़ली मतीन अंदाज में मुस्कुराई। घर की मलका ये बात जान गई है कि उसकी राजधानी किसी के दिल पर कायम नहीं हो सकी। दाऊद इस बात पर कुछ बेचैन, कुछ परेशान दिखाई देने लगा। अलबत्ता रोशनी के सर से ये बात गुजर गई थी। ये सच नहीं है, दाऊद बोते लहजे में बोला। मैंने तो आज तक उसे ऐसी कोई बात नहीं जताई, बल्कि हमेशा उसे मोहब्बत, इज़्ज़त और मान दी है। बात किस कदर दुरुस्त है, हुमा शाइस्तगी से बोली। आपने हमेशा एक बीवी होने के नाते उसका बहुत ख्याल रखा है, ये बात वो भी तस्लीम करती है, मगर दुख दर्द दरअसल उसे इस बात का है कि वो आपके दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकी। नहीं, ये बात गलत है।
दाऊद पुरजोर लहजे में बोला, जो दिल में मौजूद ना हो वो ज़िंदगी में कैसे मौजूद रह सकता है? बिल्कुल इसी तरह जैसे कि कोई आपकी ज़िंदगी में मौजूद ना होकर भी आज तक आपके दिल में मौजूद है। हुमा बोली। दाऊद को उसकी बर्जस्तगी ने लाजवाब कर दिया। तभी रोशनी उनकी बहस से उकता कर बोली, ये आप लोग क्या किस किस्म की फ़लसफ़ियाना बातों में उलझ गए हैं? आंटी प्लीज़ मुझे मामा के पास ले चलें, वो नाराज़ है, मगर देखिएगा कि मैं उन्हें मना लूँगी। तुम क्यों मनाओगी बेटा? हुमा धीमे से मुस्कुराकर मतानत से बोली, दिल को दर्द जिसने दिया है मरहम भी वही लगाए तो इस बार बात बनेगी कि चोट इस बार उसे बड़ी गहरी पहुंची है। हुमा की बात पर चंद सानिया माहौल में खामोशी हो गई। हाँ ठीक है, लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद दाऊद बड़े मजबूत लहजे में गोया हुआ। दाऊद खान ने नादानस्तगी में उसका दिल दुखा दिया है और अब उससे माफ़ी भी वही मांगेगा। मेरी आंख में मौजूद तिल को वो मेरे बेवफा होने की निशानी समझती थी, मगर गवाह है सब कि दाऊद खान बेवफा नहीं था। बसीद एहतराम हुमा दाऊद को अपने स्टडी रूम के दरवाजे के बाहर छोड़कर एक हौसला अफजा मुस्कुराहट से नवाज कर वहीं से वापस पलट गई और वो अपनी शख्सियत के तमाम तराक के साथ अंदर दाखिल हो गया कि जहाँ गोया ज़माने से छुप कर उस वक्त उम्मीद पनाह लिए बैठी थी। पहले तो वो उसे देखकर बेतरह चौंकी, दूसरे पल उसे हुमा की गद्दारी पर बेतरह ताव चढ़ा, फिर तीसरे ही पल वो अपने सभी मलिह चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती तारी किए ठुस सी बैठ गई, जबकि अपने दोनों हाथ पुश्त पर बांधे कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक इज़्तिरारी अंदाज से चकराता दाऊद महवे गुफ्तगू था। दिया ना रही, मगर उसकी ज़िंदगी में दिया की रोशनी तो थी। वो समझता था कि इस रोशनी के सहारे उसकी ज़िंदगी के सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे, मगर जल्द ही उसकी ये खुश उम्मीदी दम तोड़ गई कि रोशनी तो खुद दिया के वजूद की रहने मिन्नत थी। दिया न रही तो रोशनी का वजूद भला क्यों कर सलामत रह सकता था। चारों ओर अंधेरा बढ़ रहा था कि तभी उसकी ज़िंदगी में उम्मीद की एक किरण चली आई और चश्मे ज़दन में चार अतराफ यूँ फैली कि दाऊद की ज़िंदगी में पहले सारे अंधेरे अपना स्याह मुँह छुपाकर कहीं दूर चले गए। वो उम्मीद का एहसान मंद रहा, ममनू रहा, मशकूर रहा, पर उससे मोहब्बत ना कर सका। यही कहेंगे ना आप, वो जो लाताल्लुक़ सी बनी बैठी थी। दाऊद के इन जुमलों पर तड़प कर बेख्तियार उसकी बात किता कर बैठी और दाऊद ये सुनकर अपनी जगह ठहर गया। फिर एक एक कदम जैसे सोच समझ कर उठाता हुआ सुरमई काउच पर बड़ा जमान उम्मीद तक पहुंचा और फिर एक रोज़ उस बेगर्ज़ो बेलौस वफा शहार के कदमों में अपना दिल हार बैठा। मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे, मगर बस कह ही नहीं सका। वो उसके मुकाबिल बैठा, बराह रास्त उसकी आंसू भरी आंखों में झांक कर पूरे एतमाद से बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ। वो जैसे कुन छुरी से ज़िबा हुई। आप आज भी दिया से मोहब्बत करते हैं, मैं सिर्फ आपकी ज़रूरत हूँ। दिया मेरी मोहब्बत थी उम्मीद, और तुम मेरी मोहब्बत हो, और तुम जानती हो कि दाऊद झूठ नहीं बोलता। अगर मैं आपकी मोहब्बत हूँ तब फिर आपको आज भी अपनी तन्हाइयों में दिया से मुखातिब होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वह एहतजाजन चीख पड़ी थी। दाऊद जान गया कि उसका इशारा किस तरफ है, सो एक लहज़ा तवक्कुफ़ के बाद मलूल मगर गमगीन लहजे में बोला, क्या हम ख़ास मौक़ों पर दुनिया से गुजर जाने वाले अपने प्यारों को याद नहीं किया करते? उम्मीद तो बस तुम समझ लो, वो भी एक ऐसा ही लम्हा था जिसकी गिरफ्त में आकर मैं मगलूब हो गया। वगरना ये दाऊद खान जो तुम्हारे सामने खड़ा है दिलो जान से सर तापा तुम्हारा है, चाहो तो आजमा कर देख लो। और उस लम्हे उम्मीद ने उसकी शफाफ आंखों में किसी दिया का नहीं वाकई अपना अक्स देखा और उन जाने से एहसास में घिर कर फूट फूट कर रो दी कि इतना तो जानती ही थी, वाकई दाऊद खान झूठ नहीं बोलता। उम्मीद ने मुझे माफ़ कर दिया। मैं उसे मनाकर घर वापस ले आने में कामयाब हो गया। वो बिलाशुबा बहुत आला ज़र्फ़ और बेहतरीन रफ़ीक़ हयात है, तो क्या मैं अब भी उसे अपनी मोहब्बत और वफ़ाओं का बिला शिरकत गैर मालिक न बनाता? और मैं ना बनाता या ना बनाता, बहरहाल वो हक़दार है कि उसकी बेलौस रियाज़त को मैं रायगा ना जाने दूँ। सो इसलिए आज मैंने 20 साल से मुक़फ़िल मेरा और तुम्हारा कमरा खोल दिया है। मुरझाया हुआ पौधा भी अपने हाथों से मोंगरे का वो मुरझाया हुआ पौधा भी अपने हाथों से उखाड़ फेंका कि जिसकी इतने बरस में सख्त मौसम से हिफाजत करता रहा। अब मेरी वार्डरोब उम्मीद के पसंदीदा रंगों से सज गई है दिया, और मुझे ये सब करता देख उम्मीद के चेहरे पर जो आसूदगी बिखरी है और उसकी आंखों में जो चमक आ पड़ी है उसे मैं लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकता। मैंने उम्मीद से सच कहा था दिया कि तुम मेरी मोहब्बत थी, सो मेरे दिल में हमेशा एक हसीन याद बनकर धड़कती रहोगी। मगर दिया, एक एतराफ़ मैं तुम्हारे सामने भी करना चाहता हूँ कि मुझे वाकई उम्मीद से मोहब्बत है। सो आज के बाद मेरी तन्हाई सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद के नाम होगी।
क्योंकि तुम जानती हो कि दाऊद खान बेवफा नहीं, उसने सफ़ेद कागज़ को स्याह डायरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया। ओ माय गॉड, सो क्यूट। कितनी दुखी स्टोरी थी एट अ टाइम और कितनी अच्छी स्टोरी थी एट अ टाइम। होपफुली कि आप लोगों को भी ये नावल पसंद आया होगा। और मैंने जिस मुश्किल से इस नावल को पढ़ा है मैं ही जानती हूँ। कभी इधर सोकर मैं पढ़ रही हूँ, कभी इधर उठकर पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। तो बस ये नावल ना उठते बैठते सोते जागते पढ़ा है मैंने। तो होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज कल तो यार बहुत ज़्यादा आप लोगों का बुरा रिस्पॉन्स आ रहा है यार, कोई नावल सुन नहीं रहा। तो आज के बाद मेरा दिल कर रहा है मैं नावल रिकॉर्ड ही ना करूँ, इतना खप रही हूँ ना, क्योंकि इतने दिनों बाद नावल रिकॉर्ड किए हैं। तो मेरा ख्याल है वो नावल एकदम से ना उसका वो नीचे गिर गया, सारा हाइप सारी ख़त्म हो गई है। तो खैर देखते हैं कब तक होता है ऐसा। अपनी तरफ से तो मैं अब पूरा 100% दे रही हूँ, बस आप लोगों का देखना है कि आप लोग कितना सीरियस हो, आप लोग भी। और मैं भी देखती हूँ कि मैं किस हद तक सीरियस होकर यूट्यूब को लेकर चल सकती हूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।